मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अपने पहले सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। शायान शान इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, खुसूसी तौर पर पार्लियामेंट हाउस, ऐवान सदर समेत अहम इमारतों को खूबसूरती से पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के परचमों से आरास्ता कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक यूएई के सदर का दौरा दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने में मददगार साबित होगा। इस्लामाबाद में आज आम तातील होगी। ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान विनर, भारत वाज़ेह तौर पर लूजर करार। दुनिया का मोतबर तरीन जरीदा फॉरेन पॉलिसी भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मोतरफ लिखा कि ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने वाशिंगटन में स्ट्रेटेजिक कमबैक किया है। पाकिस्तान की स्मार्ट सिफारतकारी ने वाशिंगटन में ताकत का तवाज़ुन इस्लामाबाद के हक में मोड़ दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में इस पेशरफ का मरकजी सतून करार दिया गया। पाकिस्तान जहां आगे बढ़ा, वहीं पे भारत सिफारती दबाव का शिकार दिखाई दिया। अमरीका ने शिमाल मगरबी नाइजीरिया में दाइश के दहशतगर्दों के खिलाफ ताकतवर और मोहलिक हमला कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में बताया कि महकमा जंग ने इंतहाई दुरुस्त और कामयाब हमले किए। उनका कहना था कि दाइश इस इलाके में मसीहियों को ऐसे बेरहमी से कत्ल कर रही थी जो सदियों में नहीं देखा गया। ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर तशद्दुद ना रुका तो सख्त नताइज होंगे। दूसरी जानिब नाइजीरिया की हुकूमत का कहना है कि मुसल्लह गिरोह मुल्क में मुस्लिम और मसीही दोनों बरादरियों को निशाना बनाते। NCCIA का कराची में गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापा, 15 गैर मुल्की और 19 पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार कर लिए गए। वज़ीर दाखिला सिंध के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में 2 खवातीन भी शामिल हैं। ज़ियाउल हसन लंजान ने बताया मुलजिमान बैरून मुल्क शहरियों से ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस थे, जबकि रकम बिटकॉइन अमरीकी डॉलर में मुंतकिल की जाती रही। कार्रवाई के दौरान 10,000 से ज़ायद गैर मुल्की सिम, 37 कंप्यूटर, 40 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए। शहरियों को ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो, फॉरेक्स का झांसा देकर लूटा जाता रहा। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया बुल है में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज़ जो है वो बहुत ही अच्छा हुआ होगा, एक चाय के कप के साथ या फिर एक अच्छी सी कॉफ़ी के साथ। और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद फैसल करीम। वेल, आज है हफ्ते का आखिरी दिन, तो बहुत सारे लोग प्लान कर रहे होंगे। विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल, और कुछ मजीद बातें भी करेंगे रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड वेदर। लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरी, और वो ये कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात एक नए मरहले में दाखिल होने जा रहे हैं, जहाँ यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का आज का सरकारी दौरा गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है। ऐसे वक्त में ये दौरा हो रहा है जब पाकिस्तान को सरमायाकारी, तवानाई और मुआशी इस्तेहकाम के लिए काबिल एतमाद शराकतदारों की ज़रूरत है, और यूएई इस मैदान में एक कलीदी किरदार अदा कर सकता है। बिल्कुल, कलीदी किरदार भी अदा कर सकता है। साथ साथ दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकातों का महवर तिजारत, सरमायाकारी, तरक्याती ताउन होगा। इस बात की निशानदही भी की गई है कि इस्लामाबाद और अबूज़हबी महज सिफारती रवाबित नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को वुसअत देना चाहते हैं। दौरे के पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत में आम तातील का ऐलान इस बात का अक्कास है कि रियासती सतह पर इस दौरे को कितनी अहमियत दी जा रही है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर ये दौरा ठोस माशी महदे और अमली सरमायाकारी में तब्दील हुआ तो ये पाकिस्तान के लिए महज सिफारती कामयाबी नहीं बल्कि माशी रिलीफ भी साबित हो सकता है। और इस तमाम तर सूरत हाल पे आज शो में हमें ज्वाइन किया है हामिद अल मशरकी, इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हामिद अल मशरकी साहब, सबसे पहले तो वेलकम और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह है अच्छा हुआ होगा। आज बड़ा इम्पॉर्टेंट दौरा होने जा रहा है। अब कहा जा सकता है यूएई के प्रेसिडेंट का जो ये दौरा है तो पाकिस्तान के बारे में जो एक आम तासुर हुआ करता था कि लेबर मार्केट में जो पाकिस्तान है, लेबर मार्केट अब मज़ीद नहीं रहेगा, एक इम्पॉर्टेंट और एक ठोस जो स्ट्रेटेजिक माशी शराकतदार बनकर सामने आएगा।
जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई अहम दौरा है। और देखिए, पाकिस्तान के जो अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं वो हमेशा से इंतहाई अहमियत के हामिल रहे हैं। और अरब ममालिक ने भी हमेशा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, चाहे वो माशी तौर पर तजारत के हवाले से हो, स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो, आपके बरादराना इस्लामी ताल्लुकात हो, उसमें बड़ी अहमियत रही। लेकिन जब यूएई की बात आती है तो उसके अंदर और बहुत ज्यादा अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान का जो तारीखी रिश्ता है यूएई के साथ, उसके साथ मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, वो एक इस तरह का रिश्ता है जिसके अंदर हमने उनकी सारी डेवलपमेंट में, उनके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनके मुआशी तौर पर आज जो जहां पर खड़े हैं उसमें पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है। पिछले कुछ सालों में बहुत सारे मामलात जो हैं, वो खित्ते की जो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल है वो बड़ी चेंज हुई। उसके अंदर कुछ ऐसा लगा जैसे बहुत ज्यादा झुकाव आ गया था मुत्तहिदा अरब अमारात का इंडिया की तरफ, और बहुत सारे मामलात में महसूस हुआ पाकिस्तान को भी कि शायद यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वो जो गर्म जोशी है वो कम हुई है। सो इस हवाले से पिछले मई से लेकर अब तक पाकिस्तान ने जिस अंदाज में खारजा महाज पर बहुत सारी कामयाबियां समेटी, वहीं पर पाकिस्तान और यूएई के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात का मजीद मजबूत होना बड़ा जरूरी था। और ये जो आज का दौरा है नहियान साहब का, ये बड़ा अहमियत रखता है। इसमें मुआशी तौर पर बहुत सारे मुआहदे, एमओयूज की बात हो रही है। पाकिस्तान की जो वो लेबर, पाकिस्तान की जो वो वर्किंग क्लास, जो स्किल क्लास है, उसकी दोबारा से मजीद एक्सपोर्ट की बात हो रही है। उसके बाद पाकिस्तान और यूएई के साथ जो स्ट्रेटेजिक मुआहदों की बात है, जो पाकिस्तान जिस तरह सऊदी अरब के साथ एक तारीख साज मुआहदे के साथ जुड़ गया हुआ है, उसी तरह पाकिस्तान खित्ते के अंदर मुसलमान ममालिक के लिए एक एम्ब्रेला की हैसियत रखता है। और उस एम्ब्रेला के अंदर अगर यूएई भी आता है तो वो पाकिस्तान को भी मजबूत करेगा और खुद खित्ते के अंदर बहुत सारे स्ट्रेटेजिक मामलात में पाकिस्तान की अहमियत को मजीद बढ़ा देगा। एक चीज मैं आपको बताता चलूं, वो ये कि आज का जो दौरा है इसके अंदर मैं समझता हूं कि फील्ड मार्शल साहब का बड़ा किरदार है। उसके अंदर उन्होंने जिस अंदाज में पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के लिए जिस अंदाज में पाकिस्तान का एक इमेज के ऊपर काम किया, पाकिस्तान को एक मजबूत ताकत के तौर पर दुनिया को दिखाया है, उसका नतीजा ये है कि आज खित्ते के अंदर पाकिस्तान तमाम बड़े बड़े जो इश्यूज हैं उसके अंदर मुशावरत दे रहा है। पाकिस्तान उसके अंदर हामिद साहब, आप ब्रिज का आपने रोल बिल्कुल, अदा कर रहा हाँ, है। बिल्कुल राइटली पॉइंट किया है। एंड इफ़ यू प्लीज़ स्टे विद अस, हम नाजरीन को ये भी बताना चाहते हैं, जैसा कि आपने फील्ड मार्शल का जिक्र किया, तो अमरीकी खारजा पॉलिसी में एक बड़ी और मानेखेज तब्दीली भी हमें देखने में आ रही है। अमरीकी जरीदा है फॉरेन पॉलिसी, उसके मुताबिक ट्रंप की जो नई खारजा हिकमत अमली है, पाकिस्तान को उस पर वाज़े तौर पर विनर जबकि भारत को इसमें लूज़र करार दिया गया है। और हामिद साहब, अगर इसको देखें तो वाशिंगटन में तवाज़ुन एक बार फिर पाकिस्तान में के हक़ पलटता नज़र आ रहा है, और अमेरिका पाकिस्तान को एक मौसर, काबिल एतमाद और करामत शराकतदार के तौर पर देख रही है। और जो सबसे अहम बात है, पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा कि फॉरेन पॉलिसी हो गई, बरतानवी जरीदे हो गए, अमरीकी जरीदे हो गए, वो बहुत ही सराह, वो तो ना सिर्फ सराह रहे हैं हामिद साहब, बल्कि सीडीएस को जो है वो स्ट्रेटिजिक लीडर कह रहे हैं। सो मैं चाहूँगा कि इस हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू करें कि ये तमाम तर चीज़ें जो अलाइन हो रही हैं, द रीज़न बिहाइंड इज़ द पर्सन दैट यू एंड आई नो। एग्जैक्टली। यस, डेफिनेटली। देखिए, जो फील्ड मार्शल साहब है, बहैसियत सीडीएस ले ले, बहैसियत आर्मी चीफ ले ले, बहैसियत पाकिस्तान के सिपाही सालार के ले ले, उन्होंने ना सिर्फ अपना किरदार पूरी दुनिया में मनवाया, बल्कि वहां पर जिस तरह आपने अमरीकी जरीदे का हवाला दिया, बहुत सारी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनका वो जो बतौर स्टेट्समैन जो पूरी दुनिया में किरदार सामने आया है, उसने पाकिस्तान की जो इज्जत, पाकिस्तान का जो वकार है, उसमें बड़ा इजाफा किया। और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान जहां बड़ी मुश्किल मुआशी सूरत हाल से गुजर रहा है, वहां पाकिस्तान को मुआशी तौर पर बहुत बड़ी सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि दुनिया को ये समझ आ गई है कि वो जो इंडियन हेजमनी की बात करते थे, इंडियन बालादस्ती की बात करते थे, पाकिस्तान ने इंडिया का गुरूर जिस तरह खाक में मिलाया, उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ बाकी मामलात को तय किया, चाहे वो ईरान इसराइल तनाज़ा हो, चाहे वो गजा का मामला हो, चाहे वो यूक्रेन की जंग हो, हर जगह पर पाकिस्तान अपना मुशावरत का रोल अदा कर रहा है।
पाकिस्तान अपना जो स्ट्रेटेजिक रोल है वो अदा कर रहा है, और पाकिस्तान का जो पूरी सूरत हाल है उसके अंदर फील्ड मार्शल ने जितनी मेहनत की है अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया में, पाकिस्तान का जिसको कहते हैं एक तरह से मुकदमा भी लड़ा है, पाकिस्तान की पोजीशन भी पेश की है, और दुनिया को बताया है कि आज पाकिस्तान की अहमियत कितनी है। पाकिस्तान के बगैर बहुत सारे मामलात जो हैं वो वाकई हल नहीं हो सकते। वहीं पाकिस्तान चाइना का जो मामला है कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ दोस्ती को एक अजीम तरीन बुलंदियों पर पहुंचाया, चाइना अमेरिका के दरमियान ब्रिजिंग का रोल अदा किया, और बिल्कुल बहुत सारे मामलात ईरान और हामिदुल सऊदी मशरिकी अरब के साहब, दरमियान एक ब्रिज ब्रिजिंग का का रोल रोल तो अदा अदा किया। किया गया ही है, लेकिन फील्ड मार्शल को आज इंटरनेशनल पब्लिकेशन जो हैं वो मल्टी अलाइनर वाज़े तौर पर कह रही हैं। दुनिया के सामने बरतरी भी पाकिस्तान की किस बिल्कुल। तरह से उभर के आ रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट बेस की भी बात करें तो एक्सपोर्ट बेस आप समझते हैं कि उसमें इजाफा होगा फिर? यस डेफिनेटली, देखिए एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि जब किसी भी मुल्क के खारजा ताल्लुकात बहुत बेहतर होते हैं तो उसका उसको मुआशी तौर पर बहुत फ़ायदा होता है, मईशत को सपोर्ट मिलती है, और मईशत की सपोर्ट जो है वो बहरहाल एक्सपोर्ट से होती है। मईशत की सपोर्ट जो है वो उसकी ह्यूमन रिसोर्स के एप्रिसिएशन से होती है, और ये हमें बड़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आया है। SIFC ने जिस अंदाज में काम कर रही है, पाकिस्तान का दूसरे डिपार्टमेंट जिस अंदाज में काम कर रहे हैं, और फील्ड मार्शल साहब की जानिब से जो मईशत को बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है, देखिए ये पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान का जो डेफिनेटली। सर्वाइवल है वो मईशत की बहाली, मईशत की तरक्की में है, और जी। एक्सपोर्ट जो है वो उसकी सबसे बुनियादी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मैं ये समझता हूँ कि आज और आइंदा आने वाले साल में आप देखिएगा कि पाकिस्तान को इंशाल्लाह एक्सपोर्ट और मईशत के हवाले से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी, बाकी मगरबी दुनिया से भी, अमेरिका से भी, और गल्फ ममालिक से भी, और यही वो सूरत है जिसकी वजह से इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो आइंदा आने वाले साल हैं वो बड़े ओके, पुरुम्मीद और अच्छा, बड़े रोशन अब हैं। हाँ, हामिद और साहब, हमने हमने इसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट देख लिया। नाउ कमिंग टू द रीजनल स्ट्रेटजी, हम देख रहे हैं द शिफ्ट ऑफ द पावर वो बड़ी तेज़ी से हो रहा है। हम अपने ईस्ट में देख लें जहां बांग्लादेश के मामलात हैं, अपने वेस्ट में जी, देख लें गल्फ कंट्रीज़ में बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं। अमिडस्ट ऑल दिस, ये दौरा, अच्छा, ये गालिबन, ये नॉट गालिबन बट प्रिसाइसली ये दूसरा दौरा है इस साल का शेख जायद अल नहयान का। पहला जो था वो सरकारी नहीं था, दिस इज़ द फर्स्ट सरकारी दौरा दिस ईयर। इस बार जो वो बैठेंगे हमारे प्रीमियर्स के साथ, तो वो हमारे जो बायलैटरल टाइज हैं उनकी अलाइनमेंट और दीगर मामलात, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए इसी साल द डिफेंस पैक्ट दैट वी हैव बीन डूइंग, और उसमें भी यूएई की शमूलियत। तो इस सारे मामले पे इलाकाई जो स्ट्रेटजी है वो कैसे शिफ्ट होते देख रहे हैं? कितनी अहम मीटिंग है ये इस हवाले से? देखिए बड़ी अहम बात है, और मैं जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि जो एक तासुर चला गया था, जो एक मामलात में लगता था शायद जो इमारात है उसके अंदर इंडिया का असर रसूख बहुत हो गया है, पाकिस्तान ने उस चीज को बड़ा वाज़ेह तौर पर काउंटर किया, और पाकिस्तान ने खुद इमारात को सबूत दिए, खुद बताया कि जी दरअसल इंडिया जो है वो आपको यूज और मिस यूज कर रहा है, और इंडिया की वजह से आपके लिए नुकसानात होंगे। जबकि पाकिस्तान ने हमेशा से ना सिर्फ इमारात के लिए बहुत ज्यादा काम किया, बल्कि उस दोस्ती की बुनियाद के ऊपर हमने हर जगह पर इमारात का साथ दिया। और आज जो सूरत हाल है, मैं इसमें बड़े इंशाल्लाह बड़ा पुरुमीद हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों के लिए जो कुछ मुश्किलात इमारात के हवाले से देखी जा रही हैं, वीज़ाज के हवाले से, रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से, उसमें भी तब्दीली आएगी। फिर दूसरी बात यह है कि आप खित्ते की बात करते हैं तो खित्ते के अंदर हम देख रहे हैं कि जिस तरह इंडिया और बांग्लादेश इस वक्त आमने सामने आए हैं, और इंडिया के तमाम हमसाया ममालिक से ताल्लुकात जो हैं वो उसकी फस्तायत और उसकी जो इजारादारी की जो अप्रोच है उसकी वजह से बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं पर अरब ममालिक के साथ भी मेरा ख्याल ये कि आज पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े अरसे बाद तारीख के अहम तरीन और मजबूत तरीन दौर से गुजर रहे हैं, और फिर अमारात के साथ हमारे ताल्लुकात जितने मजबूत होंगे, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स को, पाकिस्तान की बहुत सारे मामलात में, बिजनेसमैन में, ओवरऑल रियल एस्टेट पाकिस्तान में, की सब मईशत जगह को पर यकीनी तौर पे पाकिस्तान फ़ायदा को होगा। बहुत लेकिन सहारा होगा। मशरकी साहब, इस पे भी अक्सर जो पाकिस्तानी है ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो जो वीज़ा पॉलिसी ओवरऑल है इसमें किस तरह से फिर चेंजेस देख रहे हैं? कुछ नरमी फिर कहा जा सकता है?
जी बिल्कुल, मेरा ख्याल ये है कि उसको जो दुबई के और जो अमारात की जो वीज़ा पॉलिसी है, उसके अंदर पाकिस्तान का कुछ मुतालबात होंगे कि जी इसको रिविज़िट ओके। किया जाए। इसके अंदर जो एक तरह से पाकिस्तान को जो थोड़ा बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस का शिकार किया गया है, उसकी वजह से पाकिस्तान के बिज़नेसमैन को, पाकिस्तान की वर्किंग क्लास को और पाकिस्तान के जो फैमिली सेटलमेंट्स हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही हैं और उसको दोबारा से देखा जाएगा, उसमें कोई नरमी और उसमें कोई बेहतर रास्ता निकाला जाएगा। और इसकी वजह से पाकिस्तान के मेरा एक बड़ा एक क्रिटिकल व्यू है इसके ऊपर कि पाकिस्तान को हमेशा से इमारात से बेहतर और ज्यादा रियायत की तवक्को होती है और उसकी बुनियादी वजह ये कि हमारा जो दहाइयों पर मुश्तमिल एक रिश्ता है वो मजीद मजबूत होता जाता है जब एक दूसरे के साथ हमारी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती है, एक दूसरे के साथ बिजनेस एक्सचेंज होता है, एक दूसरे का सफारतकारी का मजीद मौका मिलता है। सो मैं इसमें इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आते हुए देख रहा हूँ। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हामिद खान मशरकी साहब। इट वाज़ अ प्लेज़र हैविंग यू ऑन इन। तो ये जो दौरा है ये शुरू होने ही वाला है और आज सुबह के औकात बताए गए हैं कि जब यूएई के सदर जो हैं वो पाकिस्तान लैंड करेंगे। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट दौरा भी होगा, साथ साथ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट यानी कि सियासी नाश्ते की फैसल बात कर लेते हैं। मुल्क में सियासी डेडलॉक बरकरार है हमेशा की तरह, लेकिन उम्मीद है कि बर्फ पिघलेगी। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की दावत अब भी मौजूद है। पीटीआई बज़िद है कि जी नहीं इनकार और मुज़ामत, लेकिन हर हुकूमती वज़रा का मौक़िफ़ मज़ीद सख्त होता जा रहा है। वज़ीर दिफ़ा और ख़ाजा आसिफ ने बानी पीटीआई को असूल परस्त नहीं बल्कि मफाद परस्त करार दिया है। मफाद परस्त तो करार दे दिया गया है, लेकिन हुकूमत का ये भी कहना है मुज़ाकरात हमेशा कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर ही होते हैं, शराइत के साथ नहीं होते। दूसरी तरफ गवर्नर सिंध कामरान टिशोरी ने तरक्की की राह में रुकावट बनने वालों से बातचीत को ही गैर ज़रूरी करार दे दिया है और खैबर पख्तूनख्वा से एक मुख्तलिफ पैगाम सामने आ रहा है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने मुज़ाकरात के बजाय स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का ऐलान करते हुए आइनी हक़ एहतजाज पर जोर दे दिया है। दिलचस्प बात यह कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने इसी माहौल में मुज़ाकरात के लिए लचक दिखाते हुए हुकूमत को मस्बत जवाब भी दे दिया है। अब सियासी मंजरनामे में यूँ मुज़ाकरात, मज़ामत, अदालती मामलात एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हुकूमत सिर्फ अपनी शराइत पर बातचीत चाहती है या फिर पीटीआई वाकई मुज़ाकरात से बाहर रहकर सियासी दबाव बढ़ाना चाहती है? इस सब पे ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर इंटर पर्सन अब्सा कोमल। अस्सलाम वालेकुम अब्सा, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के माबैन होने वाले मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, होंगे नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे? एक तो चीज़ ये होते हैं अलग तो कोई बात है। हल नज़र आ रहा है उसका? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो अब आप रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से एक बार फिर दोहराना अपनी मुज़ाकरात की दावत को, लेकिन उन्होंने मशरूत अंदाज में बात की है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की आड़ में कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होने दी जाएगी। पीटीआई जो अभी एक दिन पहले तक इस बात को तस्लीम नहीं कर रही थी, इसकी ओनरशिप नहीं ले रही थी कि वो भी मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन इस मामले को वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से महमूद अचकज़ई साहब के ज़रिए करना चाह रहे थे। एक दोहरी पॉलिसी हमें नज़र आ रही थी, क्योंकि ये जो तहरीक है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, ये भी पीटीआई के मसाइल के ऊपर ही बुनियादी तौर पर बनाई गई है, जिसमें दीगर अपोजिशन की जमातें भी शामिल हुई और अचकज़ई साहब इसको लीड कर रहे हैं और इमरान खान साहब की तरफ से उनको ये मैंडेट दिया गया है। सो जब उनके प्लेटफॉर्म से एक मुख्तलिफ बात हो, पीटीआई के प्लेटफॉर्म से एक मुख्तलिफ बात हो, इमरान खान साहब की बहनें कोई और बात करें, तो उस वक्त हमें बहुत कन्फ्यूजन नज़र आ रही थी। अब ऐसा नज़र आता है कि कुछ ऐसा ज़रूर हुआ कि इसके बाद सब ने कम अज़ कम एक बयान देना शुरू किया है और ये जो कोशिश है मुज़ाकरात की अपोजिशन के इस इत्तेहाद की तरफ से, उसको इंडोर्स किया जा रहा है। तो हमें कुछ इशारे मिलते हैं कि अगर मुज़ाकरात कोई बहुत ही सैर हासिल मुज़ाकरात, या जिसको हम कहते हैं कि कामयाब हो जाएँ वो मुज़ाकरात, ये प्रेडिक्ट करना तो अभी इतना आसान नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि किसी न किसी पॉइंट के ऊपर हमें कोई ना कोई अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मीटिंग होती हुई नज़र आएगी। जब अचकज़ई साहब उसको लीड कर रहे हों और अपोजिशन के वो रहनुमा जैसा कि अख्तर मैंगल साहब हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब अपनी इनफरादी हैसियत में इस सिलसिले के अंदर शामिल हैं, इनका एक रिस्पेक्ट का रिलेशन है हुकूमती इत्तेहादी पार्टीज़ के साथ भी। सो अगर ये आमने सामने बैठते हैं तो हमें नज़र आता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर होगी जिसमें कुछ टाइम भी एक तो मिल जाएगा, और पीटीआई ने जो ऐलान किया हुआ था कि वो सड़कों का रास्ता इख्तियार करेंगे, मुज़ाहमत करेंगे, मेरे ख़्याल से उसमें भी उस हवाले से भी एक ब्रेक आएगा और कुछ मुज़ाकरात की तरफ फोकस जाएगा।
तो इसी हद तक अभी बात है, इससे ज़्यादा कुछ प्रेडिक्ट करना मेरे ख्याल से अभी इस वक्त मुमकिन नहीं है। अच्छा, स्टिल कंफ्यूजन तो अभी भी बरकरार है, लेकिन अगर माजी करीब में भी देखें, पीटीआई हो या फिर हुकूमत मुज़ाकरात के साथ जारहाना रवैये पर जोर देते दिखाई दिए हैं, जिससे कोई तक फ़ायदा नहीं हुआ है और मुज़ाकरात से शुरू होने से पहले ही नाकाम होते देखते हैं हम। लेकिन जब दीगर पार्टियां भी शामिल हो तो क्या फ़रीक़ैन को आप समझते हैं जारहाना बयानात और इक़दामात से गुरेज करना होगा और पीटीआई की सोशल मीडिया की जो जो तमाम तर चीज़ें हैं उन पर भी तवज्जो देनी चाहिए? जी, पहले भी हमने ये देखा, गैर संजीदगी भी नज़र आती है और मुज़ाकरात के हवाले से एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान। कोई एक नुक्ता ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर बातचीत हो सके। यहाँ पर हमें बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट जो बातें आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कही गई हैं, उसमें जो है इलेक्शन के हवाले से जांच करवाना है, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर, मुल्क में ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस को रोकना, ये तमाम चीज़ें उन्होंने डिमांड की हैं। अदालतों की आज़ादी को बहाल करना, ये तमाम उनके डिमांड्स हैं। ये तो हुकूमत ने बड़ी मेहनत करके ये अमेंडमेंट्स की, उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो सूट करती हैं हुकूमत को, तो ये बज़ाहिर नज़र आता है कि ये सिर्फ ऑन पेपर डिमांड्स हैं। लेकिन बीच का रास्ता इमरान खान साहब की पार्टी के जो कोट लखपत में कैदी हैं उनके हवाले से भी एक तरफ डिमांड किया गया। फवाद चौधरी साहब जिस तहरीक को लीड कर रहे हैं, डायलॉग की कोशिश को, उनकी तरफ से, तो वैसा कोई रिलीफ अगर आ जाता है, बुशरा बीबी के हवाले से कोई रिलीफ आ जाता है, तो फिर मैं समझती हूँ कि उसको हम कह सकते हैं कि एक कॉमन ग्राउंड है और स्टार्टिंग पॉइंट है। और सबसे बढ़ के अगर इमरान खान साहब की मुलाकातों को बहाल कर दिया जाता है किसी मुज़ाकरात के पहलीजे में, तो वो भी ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए बड़ा अहम होगा। दूसरी बात आपने की पीटीआई के सोशल मीडिया के हवाले से, तो शुरू में तो ऐसा लगता था कि अलाइंड है पीटीआई का सोशल मीडिया पार्टी की पॉलिसी के साथ। जो बात वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए नहीं कर पा रहे हैं, जो कहने की उनको यहाँ पर आज़ादी नहीं है, वो उनका सोशल मीडिया जो कहीं और से ऑपरेट हो रहा है वो कह देता है। लेकिन बाद में ऐसे बहुत सारे मौक़े आए हैं जहाँ पे हमने देखा है कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं पीटीआई के समेत पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट, वहाँ से ऐसे बयानात जारी किए गए जिसने यहाँ पर पाकिस्तान में पीटीआई को बहुत नुकसान पहुँचाया। जो पीटीआई के रहनुमा हमसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि उनकी मेहनत के ऊपर कई दफ़ा पानी फेर देते हैं वो सोशल मीडिया की कैंपेन्स। मैं ये समझती हूँ कि इस हवाले से भी पीटीआई को अब देखना होगा और एक वाज़ेह पॉलिसी सामने लानी होगी। अचकज़ई साहब ने भी, आपको याद होगा, जो कुछ दिन पहले कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये शिकवा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से कि वो बड़े सख्त बयानात जारी करते हैं, जो कोशिशों के जो चल रही हैं उसको बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं, बिलखुसूस ख़वातीन के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हमें देखना होगा कि क्या अब पार्टी थोड़ा मुनज़्ज़म अंदाज में आगे आएगी और एक ही बयानिया होगा जो उनके रहनुमा इमरान खान साहब की बहनें और उनका सोशल मीडिया भी उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा, ताकि यकजा होकर पीटीआई बतौर अपोजिशन की एक बड़ी जमात जो इस वक्त एक मुश्किल दौर में गुजर रही है उसके मसाइल का कोई हल निकल सके। अच्छा, अब सब मुझे आखिर में ये बताइए कि ये बात तो खुशाइंद है कि अमरीकी जरीदे ने भारत को ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी के लूजर्स जबकि पाकिस्तान को विनर्स में शामिल किया है। इस कुर्बत ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत भी दे दी है। इसका मुस्तकबिल क्या था, कैसा देख रही हैं आप? जी, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो वाकई उसका एक गैर मामूली दौर है, क्योंकि जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका का इनखला हुआ था तो एक आम ख्याल ये था कि पाकिस्तान अब जो है वो इररेलेवेंट हो गया है अमेरिका के लिए। अब हमारे और अमेरिका के दरमियान कौन से ऐसे कॉमन इंटरेस्ट हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हमारे अच्छे ताल्लुकात हों। इस सब के दौरान भारत जो कि बड़ा करीबी इत्तेहादी रहा है अमेरिका का और मुख्तलिफ़ हवालों से, ट्रेड के एतबार से भी कोई उसका मुवाजना नहीं हो सकता था उस वक्त पाकिस्तान के साथ। लेकिन जो पाकिस्तान ने भारत से जो कॉन्फ्लिक्ट, जो जंग थी वो जीती और उसके बाद से हम देखते हैं कि दिफाई एतबार से पाकिस्तान की पोजीशन दुनिया भर के अंदर इस खित्ते के अहम तरीन मुल्क के तौर पर उसको दिफाई तौर पर देखा गया। फिर इसके बाद जो है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो इंसदाद दहशतगर्दी ताउन है वो बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन अगेन अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद ऐसा नज़र आता था कि अब इसकी अमेरिका को ज़रूरत नहीं है, तो फिर शायद हमें अब ताल्लुकात में दूरी नज़र आएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही प्रेसिडेंट बने तो उनको अमरीकी अवाम को सुनाने के लिए एक बड़ी खुशखबरी मिली और उसकी वो खुशखबरी देने का उनको मौका दिया पाकिस्तान ने, क्योंकि यहाँ पर एक दहशतगर्द जो कि मतलूब था अमरीका को, शरीफुल्लाह, जो कि एबी गेट हमले में जिसमें अमरीकी सोल्जर्स जो है वो मारे गए थे, उसको पकड़ के पाकिस्तान ने अमरीका के हवाले किया।
तो डोनाल्ड ट्रंप का उसी दिन से पाकिस्तान के हवाले से हमें नज़र आता है कि तवज्जो जो है वो पाकिस्तान की तरफ हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी वो ये थी कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की और फील्ड मार्शल की उनसे मुतअद्दिद मुलाकातें हुई। सो अब इक़्तिसादी तौर पर भी बातें हो रही हैं, लेकिन उसको हमें देखना होगा कि इकनॉमिकली पाकिस्तान के अमेरिका के ताल्लुकात का क्या नतीजा निकलता है। ये अभी तक तो इस हवाले से कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन इस एतबार से ज़रूर है कि डोनाल्ड ट्रंप बारहा पाकिस्तान की इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत के एतबार से पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत की तारीफ़ कर चुके हैं। वो बैनुल-अक़वामी जरीदे हैं, इनके अंदर लिखे गए आर्टिकल्स की ये अहमियत है कि इनको दुनिया भर में पढ़ा जाता है, फ़ॉरेन रिलेशंस के एतबार से ये क्रेडिबल समझे जाते हैं। तो इस पर पाकिस्तान का इस अंदाज़ में ज़िक्र होना ये एक बहुत ही मुस्बत पेशरफ्त है। ऑब्वियसली अब साहब विद द पैसेज ऑफ टाइम जो सिचुएशन है वो सॉर्ट भी होगी और वाज़ेह भी होगी। CNN का पर्सन अब साहब कोमल हमारे साथ मौजूद। अब साहब का बहुत शुक्रिया और अभी मेरे ख्याल से वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। और मौसम की सूरत हाल यानी कि मौसम कैसा रहने वाला है, ओवरऑल सिचुएशन क्या होने वाली है, इस पे बात करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कराची वालों के जो ख्वाब हैं वो पूरे होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वैसे भी एक प्रेडिक्शन की गई थी जुमेरात से कि जो सर्दी की शिद्दत में इजाफा है वो होगा। साथ साथ कराची में मतला धुंध आलूद साफ़ होने के साथ कम से कम दर्जा हरारत 12 और ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं 27 से रहने का इम्कान है। कोयटा की बात करें जहाँ पे सर्द हवाओं के डेरे हैं, साथ साथ मतला जुज़वी अबरालूद कम से कम दर्जा हरारत 2, ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। मुल्तान में अबरालूद और 7 से कम दर्जा हरारत 9, ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री तक रहने का इम्कान है। मुल्तान के बाद लाहौर का रुख करते हैं जहाँ पे मतला धुंध आलूद रहेगा। शहर में आज कम से कम दर्जा हरारत 6, ज़्यादा से ज़्यादा 21 तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। शहर इक़्तिदार की बात करते हैं जहाँ पे मतला धुंध आलूद रहेगा, कम से कम दर्जा हरारत 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक रहने का अब तक इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पेशावर में क्या सूरत हाल है, मतला जुज़वी अबरालूद है, धुंध के साथ कम से कम दर्जा हरारत 6, ज़्यादा से ज़्यादा 21 तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। फैसलाबाद में धुंध है, कम से कम दर्जा हरारत 8, ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और ये ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त आप मेरे बैक पे देख सकते हैं जहाँ पे DI खान की बात करें मतला अबरालूद रहने के साथ कम से कम दर्जा हरारत 6 और ज़्यादा से ज़्यादा साथ इस वक्त 23 रहने का इम्कान है। ओवरऑल सिचुएशन भी देखें, छुट्टियां हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त लोग, लेकिन अब कम से कम दर्जा हरारत 16, ज़्यादा से ज़्यादा 24 तक रहने का इम्कान है। मरी की बात करते हैं, मरी इस वक्त आप देख सकते हैं कम से कम जो है वो 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और अब आपको लिए चलते हैं मुजफ्फराबाद, मतला अबरालूद रहने के साथ कम से कम दर्जा हरारत 9, ज़्यादा से ज़्यादा 24 तक रहने का इम्कान है। कालाम में मतला साफ़ है, कम से कम दर्जा हरारत आप देख सकते हैं 14 मनफी और ज़्यादा से ज़्यादा 1 डिग्री रहने का इम्कान है। आखिर में स्कर्दू लिए चले आपको जहाँ पे मतला जुज़वी तौर पे अबरालूद रहने के साथ कम से कम जो दर्जा हरारत है -10 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिग्री तक रहने का इम्कान है। और अब ज़रा आपको फैसल की जानिब लिए चलते हैं। फैसल कुछ ज़रा नाश्ते वाश्ते की बात करना चाह रहे हैं, ओवर टू फैसल। आपने टेम्परेचर्स तो बताया, ऑब्वियसली जब मौसम तब्दील होता है मौसम के साथ साथ हमारी ग़िज़ा भी तब्दील होती है। मानसरा का रुख करें तो यहाँ सर्दियों के मौसम में क्या गर्मा गर्म नाश्ता मिलता है और मानसरा के अवाम क्या तनावुल करना पसंद फरमाते हैं। सर्दियों में चलते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी कैसर की जानिब। जी कैसर बताइए। जी बिल्कुल, मानसरा के अंदर इस वक्त शदीद सर्दी है और सर्दियों का मौसम और गर्मा गर्म जो है नाश्ता वो मानसरा की जो आम है वो होटलों के अंदर करने के लिए चली जाती है। मेरे साथ इस वक्त आप बैग में देख रहे हैं कि मानसरा के मशहूर पाए जो हैं वो लोग खाने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। मानसरा के अंदर सुबह का जो नाश्ता है वो जो है पराठा, चाय, चने और सबसे ज़्यादा जो मशहूर है मानसरा का वो है पाए।
मेरे साइड इस वक्त एक मैं देख रहा हूँ गाहक जो हैं वो पाए खरीद रहे हैं। आइए उनसे इस हवाले से पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या खरीदने आए हैं जी? मैं पाए लेने आया हूँ, अभी खुद भी नाश्ता यहीं पे किया और घर वालों के लिए भी लेके जा रहा हूँ। मानसरा के पाए बहुत मशहूर हैं और बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि अब जब सर्दियों का मौसम है और सुबह उठते हैं तो पाए ना खाए तो हमें सुकून नहीं आता। तो इस वजह से हम यहाँ खुद भी आए हैं, दोस्तों को लेके भी आए हैं और घर के लिए भी लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने गुफ्तगू सुनी कि जो मनसेरा के पाए हैं सर्दियों के अंदर वो खाने का अपना ही मज़ा होते हैं। घर के लिए जो है पार्सल वो भी लेकर जाते हैं, खुद भी लोग यहाँ पर आकर जो है पाए खाते हैं और अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए भी लेकर जाते हैं, क्योंकि मनसेरा के पाए जो हैं वो बहुत ही लजीज, मज़ेदार और टेस्टी होते हैं। जी बहुत शुक्रिया। पाए खाए जा रहे हैं और फैसल पाए आपको भी पसंद है, मुझे बहुत पता है, लेकिन अभी ना खाए। लेकिन जामे कश्मीर की बात कर लेते हैं। शुबा आर्ट एंड डिज़ाइन की तालिबात ने अपनी तख्लीक के ज़रिए, पेंटिंग, आर्ट वर्क के ज़रिए दम तोड़ते सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़, माहौल दो सयाहत के फ़रोग़ का पैगाम दिया है। नक्शे कश्मीर मेला, शाहकार, पेंटिंग, हाथ से बनाई गई मुख्तलिफ अशिया शुरा की तवज्जो का मरकज़ बन गई हैं। इस मेले का मकसद मुकामी सकाफ़त को उजागर करना, मस्बत सियाहती रुझानात को फ़रोग़ देना है। मज़ीद अहवाल बताएंगे मुज़फ़्फ़राबाद से बशारत मुग़ल। मेला है वो जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद लाल किला में, जहाँ जामिया कश्मीर के शोबा आर्ट एंड डिज़ाइन ने अपनी पेंटिंग जो है उसके ज़रिए यहाँ की सकाफ़त और ये जो विरसे इस वक्त ख़त्म होते जा रहे हैं उनको महफूज बनाने के लिए यहाँ की तालिबात ने एक एक्टिविटीज़ की है। हम इन्हीं से बात कर लेते हैं कि इस मौके पे ये क्या कहती हैं। क्या कहोगे आप, ये इतनी अच्छी पेंटिंग है, इस बारे में? सर मैंने बेसिकली हमारा जो कल्चर है, नक्श कश्मीर, ये जो मेला लगा हुआ है तो इसमें मैंने अपना काम प्रमोट किया है। मैं आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। तो क्योंकि आज के टाइम में हर जगह पर मतलब पुरानी सकाफ़त, पुरानी चीज़ें सब कुछ बदल रही हैं, तो मैंने पुरानी चीज़ों को अपने आर्ट के थ्रू यहाँ पे सामने दिखाया है सबको कि किस तरह से मैंने ये सारा आर्ट वर्क किया है। और पुरानी चीज़ें जिसमें जैसे फूलें आ जाती हैं, वो फूलें आप देख सकते हैं, और चंगेरें, ये सारा कुछ मैंने हाथ से बनाया हुआ है। और पेंटिंग्स में भी मैंने कुछ आर्ट वर्क अपना ऐसे दिखाया है कि लोगों को पता चले कि पुराने टाइम पर क्या था और अब के टाइम में क्या है। क्या कहोगे, आपने क्या स्टॉल लगाया हुआ है, क्या फीलिंग्स है आपकी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महानूर है और मैं आर्ट एंड डिज़ाइन की स्टूडेंट हूँ। टेक्सटाइल डिज़ाइन में मैंने अभी ग्रेजुएट की है। तो बेसिकली ये मेरा जो स्टॉल है ये मैंने खुद हाथ से काम किया हुआ है सारा, ऊन से, और उसके ऊपर कुछ एम्ब्रॉयडरी की हुई है ट्यूलिप मोटिव की, और ये डिफरेंट चीज़ें और भी हैं मेरे पास। तो ये असल में मैंने पहली बार ये स्टॉल लगाया है क्योंकि लोग इसको काफ़ी पसंद कर रहे थे और इसका मुझे काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि इस काम की वजह से ख़वातीन में एतमाद बढ़े कि वो भी घर बैठ के अच्छा कमा सकें। जी नाज़रीन, बिल्कुल देखा आपने, इस वक्त जामिया कश्मीर की इन दो तालिबात से हमारी बात हुई है। इनका यही कहना है कि ये जो हाथ से अपनी प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं, जो विरसे हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, सकाफ़त को, सेहत की फ़रोग़ के लिए ये इक़दाम कर रही हैं, और दूसरी ख़वातीन को और उन तालिबात से ये यही पैगाम दे रही हैं कि आप भी आगे हैं, मार्केट में निकलें, अपनी प्रोडक्ट तैयार करने, ताकि आपकी अर्निंग में भी इजाफ़ा हो। जी बहुत शुक्रिया आपका। और यकीनन ये जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि अपनी सकाफ़त को किस तरीके से ना सिर्फ प्रमोट करें बल्कि मादूम होती सकाफ़तों को बचाया जा सके, उनमें ज़बान का फ़रोग़ है। और ज़बान के फ़रोग़ के साथ साथ ये जो फ़नपारे बनाए जाते हैं ये सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। बहुत ही खूबसूरत ये नायाब फ़नपारे थे। उम्मीद यही करते हैं कि न सिर्फ ये कि इनकी पजीराई हो बल्कि उनके हुकूमती सरपरस्ती भी हासिल हो। हुकूमती सरपरस्ती भी हासिल हो। और फैसल ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप एजुकेशन तो हासिल करें लेकिन कोई स्किल ज़रूर होनी चाहिए आपके अंदर, और जो भी स्किल हो उसको निखारें, उस पर काम करें, और उससे आप आने वाले फ्यूचर में ख़ास तौर पे ख़वातीन अच्छा खासा अर्न कर सकती हैं। तो आई थिंक ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है वो एक टिपिकल चीज़ों से अब ज़रा हट के सोसाइटी स्किल पे भी काम करें, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो चुका है। एब्सोल्युटली। चले अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। कराची में गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि साइबर क्राइम किस हद तक सरहदों से मावरा हो चुका है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई में एक मुनज़्ज़म गैर मुल्की नेटवर्क बेनकाब हुआ है। ये कर क्या रहा था? ये क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स के नाम पर शहरियों को अरबों रुपए के फ्रॉड में फंसा रहा था। तहकीकात हुई, उसके मुताबिक ये नेटवर्क न सिर्फ पाकिस्तानियों बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर लोगों को भी निशाना बना रहा था।
जहां बिटकॉइन डिजिटल करेंसी के जरिए रकूम मुंतकिल की जाती थी। 10,000 से जायद सिम्स, दर्जनों कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन की बरामदगी हुई है। इस पर निशानदही करती है कि साइबर फ्रॉड अब एक मुनज़्ज़म सनत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। माहिरीन के मुताबिक सवाल सिर्फ गिरफ्तारियों का नहीं है, ये भी है कि आपको बर वक्त क्यों ना रोका जा सका। क्या मौजूदा कवानीन निगरानी का निज़ाम इस डिजिटल जराइम के मुकाबले के लिए काफ़ी नहीं है? ओवरऑल सिचुएशन क्या है? मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन सामने आई है? खुरम गुलजार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, खुरम से जानते हैं। खुरम बताइएगा। देखिए, बिल्कुल कई अरसे से ये जो कॉल सेंटर है वो डिफेंस के मुख्तलिफ फेसेस में काम कर रहे थे। एक हसास इदारे की खुफिया इत्तला पर ये NCCI ने ये कार्रवाई की और इस दौरान जो है वो 15 गैर मुल्की और 19 पाकिस्तानी, 15 गैर मुल्कियों में 3 गैर मुल्की खवातीन भी हैं जो कि गिरफ्तारी अमल में आई है। ये सिलसिला काफ़ी अरसे से यहाँ चल रहा था। इनका जो तरीक़ेकार था वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जो लोग विजिट करते थे और जो परचेजिंग नॉर्मली आम शहरी करते हैं, इसी तरह से वो कुछ गैर मुल्की शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर जो शहरी राब्ता करता था, इन्होंने कैटेगरी बनाई हुई थी। अलग अलग कैटेगरी में जैसे फैसल करीम के अकाउंट में अगर हज़ारों डॉलर हैं तो उनका डेटा अलग होता था, और जो जिनके अकाउंट में पैसे कम होते थे उनका डेटा अलग होता था। फिर एक बाकायदा एक मुनज़्ज़म सेटअप के जरिए ये तमाम डिटेल्स हासिल की जाती थी और फिर उनको मुख्तलिफ वेबसाइट्स के एड्रेस मैसेजेस किए जाते थे, क्योंकि आप अगर अपना कार्ड स्प्रेड करते हैं कहीं तो आपका अकाउंट डिटेल के साथ साथ आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ उनके पास मौजूद होता है। उसी तरीके से ये एक गैर मुल्की सिस्टम था जो कि यहाँ पे बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था और इसको नेटवर्क को तोड़ा गया। इसमें 37 कंप्यूटर हैं, 40 मोबाइल फोन हैं, दीगर चीज़ें सामने आई। तकरीबन 60 मिलियन के करीब ट्रांजेक्शन भी जो है वो गैर कानूनी सामने आई, जिसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है। अब गुज़श्ता रोज़ भी लंजार साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि इस नेटवर्क को तोड़ दिया गया और मजीद जो इसमें लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी जो है वो मुतवक्को है। पाकिस्तानी एक तो ये कि जो आपने इब्तिदा में गुफ्तगू की थी उस पर मैं आमीन तो ज़रूर कहूँगा। दूसरी बात ये कि अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है कि डिफेंस में वो जो अरमगान केस था वो हम सबको याद है, और वो जो हो रहा था कॉल सेंटर वाले मामलात और ये सारी चीज़ें, अभी एक और चीज़ बस्ट हुई है। खुरम, क्या हम छोटे छोटे ग्रुप्स पकड़ रहे हैं या फिर इसके पीछे जो हम कह रहे हैं ना कि जी बड़ी कार्रवाई हो गई, क्या वाकई ये बड़ी कार्रवाई है? सिर्फ हम ग्रुप्स पकड़ रहे हैं और इसके पीछे एक मजबूत माफिया है, मैकेनिज्म है, उस तक हाथ पहुंचा है इदारों का? देखिए, बहुत मामूली सी किसी गलती पर ये नेटवर्क सामने आया है। अरगमान केस की आपने बात की, अरगमान केस में भी पुलिस कॉल सेंटर पे नहीं पहुंची थी, मुस्तफा के मर्डर के केस की इन्वेस्टिगेशन करने पहुंची थी। तो क्या हुआ कि इतना बड़ा यहाँ पे कॉल सेंटर या इतना बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। तो इसी तरह पुलिस जो या हमारी जो दीगर इदारे हैं जैसे NCCI है, तो पहले साइबर क्राइम था जिसको नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन बना दिया गया है। इसी तरह से वो किसी और चीज़ की इन्वेस्टिगेशन भी आगे बढ़ते हैं तो फिर उनको एक बड़ा नेटवर्क सामने आता है। तो इसी तरह की ये कार्रवाई है, इसमें भी एक हसास इदारों की कार्रवाई के ऊपर, निशानदेही के ऊपर ये एक्शन लिया गया और उसके बाद पता चला कि ये एक नहीं 2 मुख्तलिफ बेंगलोर के अंदर ये नेटवर्क वर्क कर रहा था। तो कराची में इस तरह के जो नेटवर्क हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन NCCI जो है वो बर वक्त इस पर अगर एक्शन लेगी तो शहरी जो ये पाकिस्तानी हो या गैर मुल्की शहरी हैं उनके जो असासा है वो महफूज हो सके, क्योंकि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट चंद रुपयों की लालच में जो है वो कर तो देते हैं, लेकिन उसके बाद ये भी इसी तरह नेटवर्क था। एक कंपनी बनाई हुई थी इन्होंने मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर, और वहाँ पे छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कराते थे। जैसे ही इन्वेस्टमेंट एक अच्छी अमाउंट की शक्ल इख्तियार कर लेती तो वो वहाँ से उस कंपनी को इंटरनेट से डिलीट कर दिया जाता था। उसी नेटवर्क का ये हिस्सा था जो भी सामने है। मजीद इसमें इंकशाफात हैं, जो इसके इंचार्ज हैं तारिक नवाज साहब, उनका भी ये कहना है कि मजीद जो लोग उन तक भी जल्दी पहुंचेंगे। अच्छा खुरम, इनकी सज़ाओं के हवाले से क्या कुछ अभी तक क्लैरिटी आ सकी है? किस तरह से आगे मामला लेकर चला जाएगा? क्योंकि इस नेटवर्क में 15 गैर मुल्की शामिल हैं, ये सामने आया है, तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट है फिर ये। बिल्कुल, इसमें ये जो साइबर क्राइम एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। 2 मुख्तलिफ मुकदमात साइबर क्राइम ये एक्ट के तहत दर्ज किए गए और जिनकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी गई है। और यही कहना है कि मजीद जो शहर में मौजूद लोग हैं या इसमें जो गैर मुल्की हैं उनके ऊपर भी हाथ डाला जाएगा, क्योंकि गैर मुल्की जो हैं वो
यही कराची में आते हैं, रहते हैं और अपना बिजनेस करते हैं। बिजनेस शो कुछ और करते हैं और कारोबार पसे पर्दा जो है वो कुछ और सामने आ रहा है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया है, ताकि जो शो किया जाता है कारोबार, उससे किस तरह से ये मुंसलिक होते हैं और फिर उसके बैकग्राउंड में किस तरह से ये गैर कानूनी कॉल सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, इस तमाम का डेटा भी हासिल किया जा रहा है। और जो शहर में मुख्तलिफ कॉल सेंटर चल रहे हैं, उनकी भी जो है वो जाँच शुरू कर दी है। इसमें कुछ 26 के खुर्रम करीब एक ये चीज़ भी है कि देखिए अंदर खाने भी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि हम बार बार ना फुटेज के लूप में एक फुटेज दिखा रहे हैं बहुत ज़रूरी, जो कि सिम्स का एक बंडल है। अभी मैं आप सिम लेने जाएं किसी प्रॉपर तरीके से, तो उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, NIC और ये वो, यू नो इट बेटर देन मी। यहाँ पे बंडल्स के बंडल्स जो हैं सिम्स के, देयर यू गो, ये कैसे इनको मिल जाते हैं, कैसे इनकी रसाई हो जाती है? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता इस पर? बिल्कुल, इसमें इन्हीं कंपनीज़ के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, बाकायदा पूरी सीरियल्स आती है इनके पास। और इसी तरह से जो नंबर हैं, जो नंबर हम यूज़ कर रहे हैं, उनकी भी बाकायदा सीरियल्स जाती हैं। आपने देखा होगा अक्सर एक ही SMS आपके पास मौसूल हो रहा होता है और वो बाकायदा सीरियल पे आता है। जो आपके बाद के नंबर के सीरियल होंगे वो शहरी को भी जाएगा, वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में मौजूद हो वो। तो बाकायदा सीरियल्स दी जाती हैं और ये भी एक बड़ा एक मुनज़्ज़म एक नेटवर्क काम कर रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ कंपनीज़ में बैठा है और वो ही प्रोवाइड करता है सारा डेटा। अच्छा, इसके लिए भी डार्क वेब का इस्तेमाल किया जाता है कि ताकि इनकी पकड़ाई ना हो। जो डेटा हमारा है वो डेटा पता ना चले कि किस तरह से आपका और मेरा डेटा इन कॉल सेंटर्स जो माफिया है इनको दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर बाकायदा तौर पे तारिक नवाज साहब का कहना है कि हमने एक पूरा एक मुनज़्ज़म सेटअप बना लिया और एक जो लोग शहर में मौजूद है कॉल सेंटर्स चला रहा है, उनकी कमर तोड़ेंगे। अच्छा खुर्रम, जो करेंसी की मुंतकली है, जो ये एक्सचेंज कर रहे थे इस पूरे नेटवर्क में, वो क्रिप्टो के ज़रिए कर रहे थे, तो फिर तो ये इदारों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, इसमें मुख्तलिफ जो है वो NGOs का सहारा लिया जाता है और ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। इसको डब्बा एक आम अल्फाज में कहा जाता है। ये अमाउंट डब्बा होता है और वो नॉर्मली इजीली नहीं आता, तो उसके लिए एक बड़ा एक सिस्टम बनाना पड़ता है, जिसके लिए उन इदारों की भी इंक्वायरी करने का फैसला किया गया है कि जो इसमें इन्वॉल्व हैं, इसके नाम सामने आ रहे हैं। अभी इस हवाले से तारिक नवाज साहब का कहना है कि कबल वक्त है, लेकिन जैसे इस सेटअप पर पहुंचेंगे तो उसको भी जो है वो सामने लाया जाएगा। राइट, बहुत शुक्रिया खुर्रम गुलजार, आप इस हवाले से हमें आगाह का। और बहुत सी आम गिरफ्तारियाँ तो हुई हैं, लेकिन देखना ये कि क्या ये सिर्फ एक छोटा नेटवर्क पकड़ा जाएगा या फिर इसके पीछे के माफिया पर भी हाथ डाला जाएगा। वेल, ब्रेक पे जाने से पहले ये चीज़ आपके सामने रखें कि पाकिस्तान की वर्सेटाइल अदाकारा हैं सबा कमर, उनको पुलिस यूनिफॉर्म में वीडियो शूट करवाना कानूनी मुश्किल में डाल गया है। वो कैसे? वो ऐसे कि लाहौर की अदालत में सबा कमर के खिलाफ पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त गुजार का ये भी मौक़िफ़ है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सबा कमर पुलिस यूनिफॉर्म और SP का बैच लगाए नजर आई, जबकि कानून के मुताबिक पुलिस यूनिफॉर्म पहनने से कबल मुताल्लिका इदारे से NOC लेना लाजमी होता है। सोशल मीडिया सार्फिन का ये भी बताना है अदाकारा के खिलाफ इस किस्म की दरख्वास्त कम अक्ली है। अदाकार अपने किरदार के मुताबिक लिबास पहनते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पुलिस का किरदार अदा करे और साड़ी लहंगा पहनकर पुलिस का बैच लगा ले। सबा कमर ने इस मामले पर तंज़िया रद्द-ए-अमल भी दिया। लगता है कि बहुत फेमस हो गई हैं, ये उनकी जानिब से कहा गया और ये सिचुएशन भी एक बड़ी डिफरेंट सी डेवलप हो गई। लेकिन खैर, ये सब चीज़ें होती रहती हैं ऑन एंड ऑफ। आगे भी सिचुएशन पे बात करेंगे और कुछ मज़ीद स्टोरीज़ भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। और ज़रा अवामी मसाइल की बात एक मरतबा फिर कर लें, जो कि बढ़ते जा रहे हैं। कराची में ओवरऑल जो सिचुएशन है, सिंध में आटे की कीमतों में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मल्टीपल इश्यूज़ हैं वैसे तो फैसल जो बढ़ते जा रहे हैं, और अब आटा एक बेसिक नेसेसिटी है जिसमें इजाफा और आवाम के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। सवाल उठा दिए गए खैर काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अगरचे सिंध काबीना ने गंदम के इजरा की कीमत 9,500 कम करके 8,000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की है।
लेकिन ये फैसला इस वक्त किया गया जब मंडी पहले ही महंगी गंदम स्टॉक के बोझ तले मुकम्मल दब चुकी थी। तज्जियाकारों के मुताबिक आटा मिल और चक्कियाँ इस वक्त वो गंदम इस्तेमाल कर रही हैं जो 10,000 से ज़ायद कीमत पर ख़रीदी गई। ऐसे में फौरी तौर पर आटे की कीमत कम होना नामुमकिन नजर आता है। दूसरी जानिब शहरियों के लिए रोटी और नान की कीमतों में इजाफा रोज़मर्रा ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बना रहा है। रोटी 20 रुपये, नान 25 से 30 रुपये तक पहुंच चुका है। माहिरीन ये कहते हैं कि जब तक गंदम का नया सीज़न आएगा, कोटा पॉलिसी वाज़ेह होगी, तब तक आवाम महंगे आटे की कीमत चुकाने पर मजबूर रहेंगे। सवाल ये कि क्या हुकूमती इक़दाम वाकई रिलीफ दे पाएगा या ये भी एक ताख़ीर ज़दा फैसला साबित होगा, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है साबिक चेयरमैन फ्लावरमेंस एसोसिएशन आसिम रज़ा साहब। आसिम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कुछ हमें समझाइएगा, ये अल्फाज का गोरख धंधा तो बता दिया जाता है कि जी इस वजह से कीमतें ऊपर, इस वजह से असल इशू क्या है? देखिए भाई, गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट के पास गंदम मौजूद है पूरे पाकिस्तान में, और इस टाइम अगर हम ओवरऑल देखें तो पास्को के पास तकरीबन 20 लाख से ज़ायद, पंजाब के पास 8 लाख से ज़ायद और सिंध के पास तकरीबन 10 से 11 लाख टन गंदम मौजूद है। ओवरऑल हमारे पास 38 से 40 लाख टन गंदम मुल्क में है। सिंध गवर्नमेंट ने अभी जो इशू पॉलिसी दी है इसके अंदर रेट रिवाइज किया है, और रेट रिवीजन के बाद ट्रेडर्स जो उनसे हैं उनको इंडक्ट कर दिया गया है। हमारी फ्लोर मिल्स के लिए अभी तक किसी किस्म का कोई चालान इशू नहीं हुआ कि हम गंदम लिफ्ट कर सकें। रेट कहने को तो 8,000 कर दिया गया, लेकिन किसी मिल को इस टाइम तक अभी तक कोई एक परमिट जो हम जिससे वीट लिफ्ट कर सकें उसका इजरा नहीं हुआ। यही वजह है कि मार्केट के अंदर गंदम जो है वो ओपन मार्केट में जो प्राइस है गंदम की उसके हवाले से उसके मुताबिक अवेलेबल है आटा। आसिम साहब, आप ये समझते हैं अगर ये जो चंद फैसले हैं ये पहले ही लिए जाते तो फिर आटे की कीमतों में इस तरह से इतना सडन इंक्रीज पर रिकॉर्ड नहीं होता? देखिए, गंदम की प्राइसेस पहले कम थी, जब ये बढ़ी हैं उस दौरान इन्होंने रेट कम कर दिया। अब देखने की बात ये है कि ट्रेडर्स की इंडक्शन क्यों है। अगर ट्रेडर्स बीच में रहें तो फ्लोर मिल्स के जो बीट मिलेगी वो ट्रेडर से मिलेगी, और ट्रेडर जो है वो अपना मार्जिन रखते हुए देगा और अपने पैसे कमाएगा। तो मैं समझता हूँ आवाम की सहूलत के लिए अगर ये फैसला किया गया है तो फिर ट्रेडर्स को माइनस किया जाए और डायरेक्ट फ्लोर मिल्स को इसकी गंदम दी जाए, ताकि फ्लोर मिल्स आवाम को सस्ता आटा पहुंचा सकें। फैसला डिलेड था इस हवाले से कि जब पहले 8,000 ओपन मार्केट में या 8,500 कीमत थी, उस टाइम पे रेट ऊपर रख दिया गया। जब मार्केट ऊपर गई उस टाइम रेट रिवाइज करके नीचे करके ट्रेडर्स को बेनिफिट देने के लिए ये रेट दे दिया गया। अकॉर्डिंग टू फ्यू पीपल आसिम साहब, कहते हैं लोग कि अब नया सीज़न आएगा और फिर कोटा पॉलिसी वाज़ेह होगी, उसके बाद फिर जो है वो कुछ रिलीफ आएगा, तब तक जो है वो अवाम इसको जो है वो बर्दाश्त करते रहें। सीज़न कब आएगा, कितने अरसे तक अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये बताइए। देखिए, ऐसा नहीं है, अभी सिंध के अंदर तो मार्च में गंदम आ जाती है, जनवरी फरवरी और फिर मार्च स्टार्टिंग में और फेब एंड में भी कुछ इलाके, लेकिन आप समझ लीजिए कि 5-7 मार्च को सिंध के अंदर गंदम आ जाती है। लेकिन इस टाइम पे देखने की ज़रूरत ये है, इस अमर की है कि जो 10 लाख टन पड़ी हुई है उसकी खपत कहाँ होनी है। अगर पंजाब के अंदर आनी है तो पंजाब में तो अलाउ नहीं है गंदम का आना बाहर से, क्योंकि पंजाब के अंदर ट्रांसपोर्टेशन बैन है, और अगर KPK जानी है तो भी पंजाब से गुजर के जानी है तो वो भी अलाउ नहीं है। तो लिहाजा ये सिंध की गंदम है, सिंध के अंदर इसकी कंजम्पशन होनी है, तो इसको ट्रेडर्स को माइनस करते हुए फ्लोर मिलर्स को अगर गंदम दे दी जाएगी तो ये फौरी रिलीफ जो है अब वो आवाम को मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मैं समझता हूँ कि ये बड़ी आवाम के साथ भी ज्यादती है, इंडस्ट्री के साथ भी ज्यादती है कि आप बीच में एक थर्ड पार्टी खुद से खड़ी करके उसको आप अपना वो कर रहे हैं अकोमोडेट, और आवाम के जो सस्ता आटा जो देने के लिए इतनी बड़ी सब्सिडी सिंध हुकूमत ने बर्दाश्त की है, वो मैं समझता हूँ कि उसका गलत मुसरफ और गलत इस्तेमाल होगा और ट्रेडर जो सा है वो पैसे कमाएगा। अच्छा आसिम साहब, आप समझते हैं कि एक जो एतमाद है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो एतमाद का जो फुकदान नज़र आता है आप समझते हैं हुकूमत और मिलर्स के दरमियान?
देखिए, एतमाद तो जब आप कोई चीज़ देते हैं और कमिट करते हैं तो उसको अगर आप फुलफ़िल नहीं करते तो कोई भी अपना हम प्राइवेटली क्यों ना कोई बात कर रहे हो तो एतमाद का फुकदान आ जाता है। अब अगर मिलर्स के लिए और आवाम के लिए ये गंदम है, देखिए मिलर्स ने ग्राइंड करनी है, कहीं और ग्राइंड तो होनी नहीं है। जी। तो अगर आप एक थर्ड तरफ से घुमा के इसको मिलर्स के पास भेजेंगे तो वो आदमी अपना हिस्सा बीच में रख के ये काम करेगा। तो फिर आवाम के लिए जो रिलीफ दिया गया वो कहाँ गया? तो उसके लिए ये डायरेक्ट हमेशा से ऐसा होता रहा है कि फ्लोर मिलर्स को पहले दी जाती रही है, उसके बाद अगर उससे एक्सेस होती थी तो प्राइवेट पार्टीज को अलाउ किया जाता था। अब इस दफ़ा ये थोड़ा सिस्टम जो समझ आ रहा है वो चेंज किया गया है और वो प्राइवेट पार्टीज को प्रायोरिटी पे रखा गया है और फ्लोर मिलर्स को बिल्कुल पुश्त में डाल दिया गया है। इससे आवाम को रिलीफ नहीं आएगा बल्कि आवाम को जो आटा जिस रेट पे मिल रहा है महंगे दामों पे गंदम के हवाले से ये इसी तरह मिलता रहेगा और वो जो सब्सिडी हुकूमत सिंध बर्दाश्त कर रही है उसका सारा ज़या हो जाएगा। तो इसको फौरी तौर पर रिवर्स करने की ज़रूरत है और फ्लोर मिलर्स को पहले राइट होना चाहिए कि वो लिफ्ट करें और उसके बाद ट्रेडर्स को ये इसका होना चाहिए कि अगर एक्सेस हो जाए तो देन ट्रेडर्स को अलाउ किया जाए, अदरवाइज ये आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। अच्छा, यानी कि जो आपकी गुफ्तगू से मैं अख़ज़ कर पा रहा हूँ आसिम साहब के हो सकता है चंद मनपसंद जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं उनको फेवर देने के लिए ये फ़ैसला किया गया है। जी, बज़ाहिर ऐसा ही लगता है जी कि चंद पार्टीज़ को फेवर करने के लिए या उन पार्टीज़ ने अपनी मर्ज़ी से मैनिपुलेट करते हुए मार्केट को कि फ्लोर मिलर्स गंदम नहीं उठाएंगे लिहाजा प्राइवेट पार्टीज़ को बीच में रखा जाए। तो ये इस तरह की एक स्टोरी जो समझ में आ रही है जी वो है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने हमेशा आवाम की फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट्स काम करती हैं, तो अगर किसी ने गुमराह किया भी है तो मैं समझता हूँ कि उस चीज़ को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और आप जिस तरह अभी टेलीविज़न पे ये टेलीकास्ट हो रहा होगा तो हुकूमत और ऐवान बाला तक ये पैगाम पहुँच भी जाएगा कि ये ज़्यादती है और इस तरह ना अच्छा, किया जाए और हमारी कल आसिम साहब, ऑन द कॉन्ट्ररी एक चीज़ आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा। साल हमारा 2025 बड़ा डेवस्टेटिंग रहा सैलाब के हवाले से और उस वक्त हमें ये डराया गया कि जनाब इस बार जो है क्रॉप जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा उसकी स्कारसिटी होने वाली है। क्या वाकई ये मामलात रहे और उस मामलात की वजह से भी प्राइस पे इम्पैक्ट आ रहा है या फिर ये बिल्कुल अलग मामला है और वो इस पे असर पड़ा ही नहीं फ्लड का? देखिए, सैलाब की वजह से प्राइसेस पे किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि 10-15% अगर सैलाब ने ख़राब किया भी इलाका या उस तरह, तो गवर्नमेंट के पास देखें जब कैरी फॉरवर्ड स्टार्टिंग ऑफ सीज़न था ना, जब नई फसल आई थी, तो चूँकि सिंध, पंजाब और पास्को की इस दफ़ा गंदम नहीं खरीदी गई। तो जब वो गंदम नहीं खरीदी गई तो वो मार्केट में अवेलेबल थी। तो इसलिए वो इतना बड़ा चंक जो 50-60 लाख टन का ओवरऑल खरीदारी हर साल होती थी वो खरीदारी नहीं हुई और वो ओपन मार्केट में गंदम पड़ी हुई थी। यही वजह है कि वो मार्केट अब तक अपने ओन पर प्राइवेटली चलती रही। मार्केट में डेफिनेटली टाइम टू टाइम या मार्कअप जिस तरह किसी ने बैंक से गंदम ली हुई है तो प्राइसेस बढ़ती हैं, तो वो सारा एक उसी तरह एक सिस्टम में रहा। आप ये देखिए कि 50 लाख टन का जो कैरी फॉरवर्ड सिंध, पंजाब और पास्को के पास मौजूद था उसमें से 40 लाख टन अभी भी मौजूद है। ना सिंध की गंदम को छेड़ा गया, ना उस इस्तेमाल हुई, ना पंजाब की हुई, ना केपीके की हुई। तो सिर्फ पास्को की चंद मतलब लाख टन इस्तेमाल हुई। आज भी 22 लाख टन के करीब पास्को के पास गंदम है। इट मीन्स के मुल्क में अच्छा, किसी किस्म का आसिम गंदम साहब का बिल्कुल बरान नहीं है। लास्ट में शॉर्टली बस ये कहिएगा, रमज़ान बिल्कुल सर पे है तो ये जो कीमतें हैं फिर इसमें इससे पहले इस्तेहकाम आ रहा है देखिए ये कैसे? तो एक की मैं समझता हूँ मार है। अगर आज ही सिंध गवर्नमेंट इसको रिवाइज करके अनाउंस कर दे कि मिलर्स को मिलेगी तो फौरी रिलीफ आपको कल से मिल जाएगा। कोई बड़ी दूर की और बड़ी लंबी कोई वो कहानी नहीं है। जस्ट सिंपल एक नोटिफिकेशन के फ्लोर मिलर्स आर अलाउड विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनी जो डीलर है तो एजेंट है तो ऑटोमेटिकली जी अगले दिन ही रिलीफ आ जाएगा। कोई लंबा नहीं है, रमज़ान तो भी बहुत दूर है।
चलें जी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा ही हो। आसिम रज़ा, एक्स चेयरमैन फ्लावर मिल एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद। सर, आपको बहुत शुक्रिया। और अगर आप आगे बढ़ते हैं, थर जैसे बरसों से कहर, प्यास और बंजर ज़मीन की अलामत समझा जाता रहा, वही थर अब शमसी तवानाई की बदौलत एक नए मैदान बनकर उभरने कर सामने आ रहा है। थर के रेगिस्तान में सोलर एनर्जी से चलने वाले ट्यूबवेल ज़ेर ज़मीन खारे पानी को काबिल इस्तेमाल बना रहे हैं, जिसके ज़रिए बायो साइलेंट फार्मिंग ने रिवायती ज़राअत का तस्वुर अब बदल कर रख दिया है। बारिश पर इन्हिसार करने वाले किसान अब क्या कुछ कर रहे हैं, कुछ वहाँ पे जाना हुआ और कुछ वहाँ के तजुर्बात आपके सामने रखते हैं। कभी का सहरा अब हरा भरा, कभी था यहाँ फाकों का राज, अब जमीन ने पहन लिया है फसलों का ताज। अपना घर छोड़कर दूर शहर मजदूरी करने वाले अब अपनी जमीन पे उगाते हैं, अपना लगाया खाते हैं, अपना लगाया बेचकर कमाते हैं। चंद साल कबल थर पार कर मनफी खबरों की वजह से जाना जाता था। पानी की कमी, फाका कशी थर का इस्तियारा बन गई थी। मीलों दूर पैदल चलकर सालों पुराने कुओं से सालों पुराने तरीके के तहत पानी निकाला जाता था। अपनी खुराक का बंदोबस्त करने के लिए थरवासी आसमान की तरफ देखते थे और जो थोड़ी बहुत बारिश होती थी उससे बहुत कम फसल हुआ करती थी। पहले हम यहाँ पे बारिश के पानी पे फसल लगाते थे, बाजरा, ज्वार, मूंग वगैरह। इसके बाद यहाँ पे आया ज़रई इनकलाब और फिर ये हुआ कि यहाँ पे सोलर पैनल्स लगाए गए और सोलर पैनल की मदद से यहाँ पानी जो है वो निकाले जाने लगा और ये है वो कुआं और उसके बाद ये है वो तमाम तर सब्ज़ा जो कि इस बात की गम्माज़ी करता है कि थर बदलिंदो पाकिस्तान, यानी थर बदलेगा पाकिस्तान। इससे हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमें बाहर नहीं जाना पड़ता है, इधर ही हम इस कुएँ पे गंदम, प्याज, सरसों और मुख्तलिफ सब्जियां लगाई हुई हैं। इस ज़रई इनकलाब ने एक तीर से दो शिकार किए। इन बंजर जमीनों के मकीन अपना पेट पालने के लिए दीगर शहरों में जाकर भट्टे पे काम करने पे मजबूर थे और खाने के लिए दूसरे शहरों से सब्जियां महंगे दामों लाया करते थे। पहले मजदूरी के लिए बदीन तक जाना पड़ता था और 400-500 रुपए मजदूरी से गुजर बसर मुश्किल से ही होता था। पहले 10-15 मन गंदम मुआवजे के तौर पर मिल जाती थी जो कि गुजारे के लिए बहुत कम होती थी। लेकिन अब वो अपनी ही जमीन का उगाया खाते हैं और अपने घर वालों से दूर जाकर नौकरी करने की जरूरत भी पेश नहीं आती। अब अल्लाह का शुक्र है, अपने घर के करीब है, गुजर बसर भी बेहतर हो रहा है। पानी अब यहीं से निकल रहा है तो खेती बाड़ी से गुजर बसर अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे पहले सिर्फ बाजरा और 2 से 3 फसलें और होती थी, लेकिन इस ज़रई इनकलाब के बाद अब यहाँ पे बैंगन होने लगा है और ये प्याज जो है ये होने लगी है। ये है वो ज़रई इनकलाब जो कि थर को बदल रहा है और थर की किस्मत बदल रहा है। पहले ये फसलें यहाँ नहीं हुआ करती थी, यहाँ पे सिर्फ बाजरा और वो फसलें जो बारिश के पानी पे होती थी सिर्फ वो पैदा होती थी, लेकिन अब यहाँ पे लोगों ने प्याज जैसी उम्दा फसल इसका भी आगाज़ कर दिया। जो धूप सहरा की मट्टी को जलाती तपाती गर्म करती थी, उस ही धूप को इन सोलर प्लेट्स में कैद कर थरवासी इसी मट्टी को सरसब्ज बना रहे हैं। थर के लोग शमसी तवानाई का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराने तरीकों से दूर निकल के अब जिद्दत को अपना रहे हैं। जब लोग अपनी किस्मत अपने हाथों में ले लें तो उनको सहरा को सरसब्ज करने से भी कोई नहीं रोक सकता। लक्ष्मण, राजू, दांजी और ताहिर इस बात की रोशन मिसाल हैं कि अब थर बदलिंदो पाकिस्तान।
थर बदलेगा पाकिस्तान और बड़ा एक ज़रूरी इनकलाब है यकीनी तौर पे शमसी तवानाई के ज़रिए किसानों के लिए एक बहुत आसानी हो गई है वैसे फैसल। एब्सोल्युटली। चलिए ब्रेक पे जाने से पहले एक ऐसी शख्सियत को याद करते हैं कि जिनकी जो शायरी है वो अनमिट नक्श की तरह हमारे जहनों में है। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक और दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। उर्दू और पंजाबी के साहिब तर्ज शायर मुनीर न्याजी की आज 19वीं बरसी मनाई जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अदबी हलकों के ज़ेर एहतमाम तकरीबात का इनेकाद किया गया है, जहाँ मुनीर न्याजी की शायरी, फ़िक्र और अदबी खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। मुनीर न्याजी की शायरी का ख़ास बस इसकी गहराई, तन्हाई का एहसास और अलामती सलूक था। आइए आपको कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। चिड़ियाघर में गैर मुकामी जानवरों की अफजाइश पर हुकूमत सिंध ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है और कराची चिड़ियाघर इंतज़ामिया को हिदायत ये की गई है कि गैर मुकामी जानवरों की अफजाइश रोक दी जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और कराची चिड़ियाघर की इंतज़ामिया को हिदायत दी है कि चिड़ियाघर में गैर मुकामी जानवरों की अफजाइश फौरी तौर पर रोकी जाए। खुसूसी तौर पर बिग कैट्स की अफजाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का हुक्म दिया गया है। गैर मुकामी जानवरों खुसूसन बिग कैट्स के बेकाबू अफजाइश सेहत और जगह की कमी इंतज़ामी मसाइल को जन्म दे रहे हैं, जिसका फौरी हल नागुज़ीर करार दिया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल पे माहिरा उमर, डायरेक्टर पाकिस्तान एनिमल वेलफेयर सोसाइटी से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। माहिरा, सबसे पहले तो खुश आमदीद एंड गुड मॉर्निंग। इस तमाम तर पे अब पाबंदी भी लगनी चाहिए क्योंकि अब वक्त की ज़रूरत है, क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो इंस्टीट्यूशन ऑफ कैप्टिविटी है उसको रीथिंक करें और हम किसी भी जानवर के लिए ये ना सोचें कि इसकी ज़िंदगी पिंजरे में ही अच्छी है। माहिरा, ये जो बात हो रही है एज अ लेमैन हम ये देखते हैं नॉट ओनली द बिग कैट्स, कोई भी ऐसा जानवर जो कि एग्जॉटिक है और मादूमी का शिकार तो नहीं बट नियर टू एक्सटिंक्ट एंड ऑल, तो उसकी तो ब्रीडिंग अगर की जाए, उसकी अफजाइश की जाए नस्ल की, तो ये तो अच्छी बात है। चिड़ियाघर में ये होना क्यों गलत है? क्या चैलेंजेस हैं और अल्टरनेट क्या हो सकता है, ये बताइए। देखिए, जूस जो होते हैं ना वो इंसानों के लिए होते हैं, जानवरों के लिए नहीं होते। अब आपने बात करी बिग कैट्स की, मैं आपको मिसाल दे सकती हूँ कई और कैट जानवरों की जिसमें एग्जॉटिक स्पीशीज़ जो हमारे मुल्क की नहीं है और नेटिव वाइल्ड लाइफ भी हमारी शामिल है। तो आप जाके देख लें कि उनके हाल क्या हैं, उनको किस तरह रखा हुआ है छोटे छोटे पिंजरों में विद एब्सोल्युटली नथिंग टू डू। मैंने जो खुद देखे हैं जानवर जो बहुत सफ़र कर रहे हैं, जिन्हें बहुत ज़रूरत है मदद की, हम आवाज़ उठा रहे हैं कि उनकी कोई तो मदद कर दे। 2 ऑलिव बेबून्स हैं कराची ज़ू में जो कि बहुत ही डिस्ट्रेस्ड हैं। एक चिंपैंजी बचा है वहाँ ज़ू में, वो बहुत ही डिप्रेस्ड है। कई मंकीज़ हैं जो हमारे अपने पाकिस्तान के रीसस मकैक मंकीज़ हैं, वो ज़ूकोसिस का शिकार हैं। बहुत गैर मुनासिब जगह पे उनको रखा हुआ है। पॉक्यूपाइंस हैं जो कीर्थर नेशनल पार्क के हैं, वो नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं और वो इस तरह केजेस में डिस्प्ले में नहीं होने चाहिए। जैकल है जो बहुत ही बुरी तरह फेस कर रहा होता है जो कि एक रिपेटिटिव बिहेवियर होता है। डेजर्ट फॉक्सेस हमने देखे हैं हैदराबाद के ज़ू में, फिशिंग कैट्स हैं, हरे तोते हैं। तो ये जानवर कहाँ से आए हैं? क्या ये नेशनल पार्क से पोच हुए हैं? और वो इतने शोर में और इतने रश की जगह में रखे हुए हैं शहरों में। तो हम तो ये कहते हैं कि कुछ जानवर जो हमारे लोकल वाइल्ड लाइफ है उनको रिहैबिलिटेशन के बाद एक्सपर्ट्स के अंडर उनको वापस नेशनल पार्क्स में रिलीज करना चाहिए। और जो एग्जॉटिक स्पीशीज़ हैं जो हमारे मुल्क की भी नहीं है तो हमें मज़ीद उनको ब्रीड नहीं करना चाहिए। कि माहिरा, वापस एग्जॉटिक पार्क्स की तो बात कर रहे हैं लेकिन एक अप्रोप्रिएट ओवरऑल एटमॉस्फेयर नहीं ही होता और जो टेक केयर होनी चाहिए वो भी प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आज हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं बैठ के।
जी, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि इस दुनिया में हैं एथिकल और ह्यूमेन तरीके जानवरों की एग्जिस्टेंस को अप्रिशिएट करने के लिए। मुझे पता है हम उनसे फैसिनेटेड हैं, लेकिन उनको पिंजरे में कैद करना मुनासिब नहीं है। Okay. ये उनके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और ज़ूज़ के अल्टरनेटिव्स हैं। वी आर सराउंडेड बाय एनिमल्स। हम लोग ज़्यादातर लोग शहरों में रहते हैं, यहाँ पे काफ़ी अर्बन वाइल्ड लाइफ होती है। अगर हम सोचें एक कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको कहते हैं कि हम अपनी सिटीज़ को रीवाइल्ड करें, हम यहाँ के जो मकामी सही दरख्त है। हैं, पौधे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं, और जो हमारे पार्क्स हैं उनको और अच्छा। हरा भरा बनाएं। क्योंकि अगर हमने सही किस्म के पौधे लगाए और हमने वो जो कहते हैं ओके, ओके। मियांडरिंग जी, नेचर जी। ट्रेल्स बनाई अपने पार्क्स में, वाइल्ड लाइफ पॉन्ड्स बनाए, वो तो हमने तो वो मायरा, जो हाँ, हमने तितलियां देखा हैं, कराची का एक और मॉथ्स मसला, हैं, बिल्कुल वो एलियन स्पीशी भी है। मेंढक हैं। यस यस यस। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ये चीज़ सामने आ रही है कि जी आप जो गैर मुकामी जानवर हैं उनकी ब्रीडिंग चिड़ियाघर में नहीं करें। ऑन द अदर हैंड चिड़ियाघर में ना करें, ठीक है। हमारे पास सफारी पार्क है, सफारी पार्क का इस साल का स्टार्ट ये है कि वहाँ पे ब्लैक बक हो गया या बाकी ऐसे जानवर हो गए, दे आर रिप्रोड्यूसिंग। सफारी पार्क यू नो इट्स विद इन द विसिनिटी ऑफ द सिटी, बिल्कुल बीच में। तो वहाँ पे वो जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को हम कैसे एलियनेट करें, अब कैसे सेपरेट करें? यानी कि दुनिया में जू ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं ना मायरा, दुनिया में ये चीज़ होती है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। और उसकी रीज़न भी है ना कि आप स्पीशी प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, रीइंट्रोडक्शन कर रहे हैं, रिसर्च उस पर कर रहे हैं। सो यू नो हाउ आर वी डिफरेंट। एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है आपकी बात से कि भाई क्योंकि यहाँ फैसिलिटीज़ ही नहीं है इतनी, yes. तो आप ना करें इस चीज़ को। व्हाट इज़ द रीज़न अदर देन दैट? अगर आपको जानवर की स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना है तो आप उनको उनके अपने जो उनके वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैं वहाँ पे करें, या फिर सेंचुरीज में। जूज जो शहर के बीचों बीच होती हैं वो मुनासिब जगह नहीं है, वो जानवरों को वो माहौल फराहम नहीं कर सकती जो कि उनकी ज़रूरियात होती है। तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हर सूबे में हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाएं, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हों। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम वाइल्ड लाइफ वेटनरी मेडिसिन अपने यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा, पढ़ाएं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह और जो रानों को इस्लामाबाद की सेंचुरी में रखा है, इज दैट राइट? जी बिल्कुल। रानो तो अब एक बहुत ही अच्छी जगह पे है। जब उसको वहाँ पे मुंतकिल किया गया था तो मैं भी उस टीम के साथ थी, और 2 हफ्ते मैंने उसके साथ गुजारे इस्लामाबाद में। तो जो पुराना वो जो जू था जो अब सेंचुरी बन चुका है, वहाँ पे आपको पता है कई और बेयर्स भी हैं और भी रेस्क्यूड वाइल्ड लाइफ है। तो उधर भी बहुत ज़रूरत है कि अभी तो पुराने केजेस में ही जानवरों को रखा हुआ है एक पुरसकून माहौल में। उनकी डाइट भी बहुत अच्छी है, उनको बहुत प्यार मोहब्बत से रखा हुआ है, खामोश माहौल है। लेकिन उसको भी सेंचुरी बनाने का जिस तरह एक होनी चाहिए वर्ल्ड क्लास सेंचुरी, उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। और जो वेटनरी क्लिनिक्स होते हैं फॉर रेस्क्यूड वाइल्ड लाइफ, तो वो भी वहाँ पे वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, हर सूबे में हो। अच्छा, ये चीज़ें तो होनी चाहिए, लेकिन मायरा इस पे आप क्या स्टांस है? बिकॉज कुछ प्राइवेट जूज़ भी होते हैं जहाँ पे इस तरह से जानवरों को रखा जाता है और फिर उनकी अफजाइश की जाती है और उस पर कोई बात नहीं करता। देखिए, हम यही कहते हैं कि वाइल्ड लाइफ को ज़रूरत है सेंचुरीज की। तो कहीं पे भी जहाँ कैप्टिव वाइल्ड लाइफ हो, तो उनकी जो रिहाइश है और जिस तरह उन्हें अगर रखा हुआ है, तो उस जगह को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। जैसे हमें बहुत ज़रूरत है एक प्राइमेट सेंचुरी की, या जो हमारे मंकीज हैं अब जो हैं कैप्टिव, उनको वाइल्ड में नहीं रिलीज कर सकते, तो चाहे वो प्राइवेट जगह हो या पब्लिक, तो उसको एक सर्वे किया जाए और उस जानवर की जो ज़रूरियात हैं उसके स्पीशीज के मुताबिक उसको पूरा किया जाए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से तो कैप्टिविटी को फेज डाउन करना चाहिए। देयर विल ऑलवेज बी कैप्टिव एनिमल्स। एक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी होती है। पॉर्क्यूपाइंस होते हैं, जैकल्स होते हैं, वो रोड एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं। तो ये तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें रेस्क्यू करें और रखें। तो देर आर अदर वेज टू प्रोवाइड अ गुड लाइफ टू वाइल्ड एनिमल्स इन कैप्टिविटी। लेकिन
हमें सोचना यही चाहिए कि हम उनके अपने हैबिटेट और इकोसिस्टम्स में ही उनको रहने दें। और ये बस मैं कहना चाहूँगी। और हम इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम एक वाइट साउथ अफ्रीकन लायन का हैबिटेट यहाँ कराची में बना सकें। इज दैट अ यस और अ नो मायरा? जस्ट लास्ट थिंग। जी बिल्कुल, जो जानवर अफ्रीका में हैं उनको अफ्रीका में रहने दें, और जो हमारे अपनी वाइल्ड लाइफ है, जो हमारे पाकिस्तान के वाइल्ड इकोसिस्टम्स में है, तो वी शुड, हमें उस पर फख्र होना चाहिए कि हमारे अपने Okay. हैबिटेट्स फ्लरिश कर रहे हैं और वहाँ पे जानवर महफूज हैं। बिल्कुल ठीक है। वेल इट्स अ लॉन्ग डिबेट कि फिर अगर कोई देखना चाहता है कराची में रहते हुए नैरोबी का लायन तो वो क्या करेगा, लेकिन चलें इस पे कभी और आपको ज़हमत देंगे। थैंक यू सो मच माहिरा फॉर योर टाइम। आगे बढ़ते हैं। और कल पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया गया, लेकिन भारत में क्या किया गया वो देख लीजिए। इंतहा पसंद हिंदुओं ने क्रिसमस के त्यौहार पे भी शरपसंदी की है। भारतीय दारुल हुकूमत और मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने जो है ये वेंडलाइजेशन की है, जिसमें बजरंग दल जो उनकी तंजीम है उसके कारकुनान, बाय द वे ये रायपुर है और वहाँ पे ये आप सामने देख सकते हैं दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत अपने आप को कहने वाले, और नरेंद्र मोदी साहब जो कि अमन और आश्ती का प्रचार करते हैं, उनके देश में ये सारे मामलात हो रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि मसीह ख़वातीन और बच्चों को भी उनके जो रिलीजियस राइट है मजहबी त्यौहार मनाने से रोका गया है। और ये भी वाज़ेह होता है कि भारत में जो कहा जाता है ना कि माइनॉरिटी को बड़ी जो है वो स्पेस और बहुत जो है उनको हासिल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से भारत में ये शेमफुल एक्ट हम देख रहे हैं, सेंटा क्लॉज के लिबास में मौजूद बच्चों को हिरासा किया गया, क्रिसमस की सजावट को ख़राब किया गया, शॉपिंग मॉल्स में तोड़ फोड़ की गई। भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सेक्युलर जमहूरियत तो कहता है, लेकिन वो नाम में आज जमहूरियत है गालिबन, और हकाइक सामने आते ही रहते हैं। लेकिन हिंदुत्व नज़रिए के बढ़ते असरात के बाद भारत में अक़लियतें खुसूसन मुस्लिम मसीही बिरादरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार वाज़े नज़र आती हैं। ये पुरतशद्दुद वाक़यात किसी एक शहर या फिर दिन तक महदूद नहीं, बल्कि मोदी हुकूमत के दौर में अक़लियतों की मजहबी आज़ादी को मुनज़्ज़म अंदाज में महदूद करने का एक जारी सिलसिला है। और अगर आप इसको कंपेयर कर लें, कल पाकिस्तान में कराची से लेके लाहौर, लाहौर से लेके पेशावर, इस्लामाबाद तक हर जगह क्रिसमस के रंग बिखरे हुए थे, लोग खुशियाँ मना रहे थे। और दूसरी जानिब भारत में चाहे वो दिल्ली हो, रायपुर हो या कोई भी इस तरह का इलाका हो, या आप देख सकते हैं जो वहाँ पे सेलिब्रेशंस के लिए डेकोरेशन की गई थी उसको उन्होंने तोड़ा। एक शॉपिंग मॉल में घुस गए, वहाँ की चीज़ों को वेंडलाइज किया। और ऐसा नहीं है कि इनको पहचाना नहीं जा सकता, कुछ ने मास्क और बाकी सब बगैर मास्क ये काम कर रहे थे। बेनकाब किया जा सकता है, लेकिन करेगा कौन, क्योंकि इनकी सरपरस्ती जो कर रहे हैं वही इस नज़रिए के हामिल हैं, तो फिर तो आगे कुछ रहता ही नहीं है। और भारत में जो उनके ये दोस्त हैं बजरंग दल के, जो ये कारकुनान हैं, उनकी जानिब से कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं जो कि अफसोसनाक है। लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल सिचुएशन मुख्तलिफ थी, हम सब इंजॉय भी कर रहे थे, सेलिब्रेट भी कर रहे थे। लेकिन अब ज़रा खेल के मैदान से बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। अंडर-19 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जिम्बाब्वे का दौरा नहायत अहम करार दिया जा रहा है। एशिया कप की शानदार फतह के बाद कौमी अंडर-19 टीम अब अफ्रीकी सीरीज़ में जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। माहिरीन के मुताबिक मुख्तलिफ कंडीशन में मुसलसल मैच प्रैक्टिस नौजवान खिलाड़ियों के एतमाद, फिटनेस, मैच मैनेजमेंट को बेहतर बनाएगा। और ये तो आपने जूनियर्स की बात की, सीनियर्स की भी बात करें तो वहाँ पे हमने हमेशा से टैलेंट को प्रमोट करने की बात की है, लेकिन अभी ये हुआ है कि BBL में कारकर्दगी 1-2 मैचेस में दिखाने के बाद अब चीज़ें सामने ये आ रही हैं कि दोबारा से शादाब जो है क्या टीम में आ जाएंगे। इस सब पे बात कर लेते हैं। सैयद हैदर अली क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ज़रा अंडर-19 से आगाज़ कर लेते हैं। एक प्रोलिफिक हमने टूर्नामेंट जीता, परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही। नाउ हम वर्ल्ड कप से पहले एक सीरीज़ खेलने जा रहे हैं। वी वोंट रेट जिम्बाब्वे दैट हाई, लेकिन अफ़गानिस्तान की जो टीम है उसको आप कैसे रेट करते हैं? ख़ास तौर पे उनके स्पिनर्स जो हैं, 2-3 स्पिनर्स, एक बार फिर हम देख रहे हैं कि उनकी स्पिनर्स की पेडिग्री बड़ी तगड़ी है। सो कैसे रेट करेंगे उनकी टीम को और इस टूर्नामेंट को ओवरऑल? देखिए, अफगानिस्तान की टीम अभी एशिया कप में तो थी, वहाँ पे खेल रही थी। मुझे नहीं लगता है कि उसमें इतना ज़्यादा कोई टैलेंट है जितना पाकिस्तानी टीम में है। पाकिस्तानी टीम में ख़ास तौर से जिस तरह से पाकिस्तान के 2-3 खिलाड़ियों ने बैटिंग की है, बॉलिंग की है,
नहास ने और उस्मान अली ने और दूसरे खिलाड़ियों ने, तो पाकिस्तान टीम में टैलेंट ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन एक रियल चैलेंज है अब, अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है वो एक रियल चैलेंज होगा, जहाँ पे आपको दुनिया की सारी टीमें आपके मद्दे मुकाबिल होंगी और फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि अब आप कैसा खेल सकते हैं। क्योंकि एशिया कप में यकीनी तौर पर 2-3 टीमें ही सिर्फ थी, अफगानिस्तान थी, श्रीलंका थी और इंडिया थी। लेकिन अब अंडर 19 वर्ल्ड कप में दुनिया की सारी टीमें हो गया, वहाँ पे आपका सही कंपटीशन होगा। तो ये पाकिस्तानी खिलाड़ी मैं समझता हूँ जो अभी अंडर 19 में बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, टैलेंट भी है उनके पास, स्किल भी है और उसके साथ उनमें जीतने की सलाहियत भी है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप एक टीम यूनिट बनकर किस तरह खेलते हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो होती रहती है, लेकिन एक टीम परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है और यही अंडर 19 वर्ल्ड कप में इट शुड बी कंटिन्यू। ऐसा अगर होता है तो मैं समझता हूँ हो सकता है कि पाकिस्तान एक और T20 वर्ल्ड कप जीत जाए। अच्छा हैदर, वैसे ओवरऑल आप समझते हैं ये जो दौरा है वर्ल्ड कप से कबल काफ़ी इम्पोर्टेंट करार दिया जा रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल सिचुएशन बात करें तो जब आप किसी बड़े इवेंट में मौजूद होते हैं तो आप किस तरह से प्रेशर हैंडल करते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो कोई बड़ा बिग चेंज फिर हम देख रहे हैं वर्ल्ड कप में? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप जैसे जैसे इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, मुख्तलिफ सीरीज़ खेलते हैं, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स इवेंट्स खेलते हैं, तो आपने 2 चीज़ें आप समझते हैं। पहली बात तो ये है कि प्रेशर हैंडल कैसे करना है। दूसरी बात ये है कि आपको अपने आप को मैच करने का मौका मिलता है कि हमारा स्किल जो है दूसरे प्लेयर्स का, दूसरी टीमों का स्किल वो कहाँ पे है, और उसके साथ टीम मैनेजमेंट जो है उसको भी पता चलता है कि हमारे प्लेयर्स जो है छोटी टीमों के खिलाफ कैसा खेल सकते हैं और बड़ी टीमों के खिलाफ जाके उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। राइट। तो इवन ये कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस वो बिल्कुल 100% भी नहीं देते हैं, अगर उससे कुछ कम भी देते हैं, लेकिन आपका कैनवस बड़ा होगा। हमेशा बड़े टूर्नामेंट में बड़ा कैनवस होता है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं और आगे जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि हमारे जूनियर प्लेयर्स कैसा परफॉर्म करें। मैं तो इस वक्त प्रेसिडेंट कप भी मॉनिटर कर रहा हूँ हैदर भाई, और उसमें मतलब कि आई एम लाइक वेरी फैसिनेटेड बाय द नंबर ऑफ बैट्समैन दैट वी आर पुटिंग इन। आप अभी तो हम बात कर रहे हैं अंडर 19s की, लेकिन आप प्रेसिडेंट कप में देखें तो 7 बेग से लेके शामिल हुसैन से लेके मास सदाकत, हम सारे एक्साइटेड हैं इस सारे मामले को लेके ना। लेकिन उससे पहले सीन ये है कि कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि क्योंकि शादाब ने 4 विकेटें ले ली हैं एक मैच में, तो हम सारी जो रिसेंट परफॉर्मेंस हुई है हमारे बच्चों की उनको रखे एक साइड और उसके बाद बोलें कि आइए जनाब आपका इंतज़ार था। देखिए ये बड़ी ज़्यादती होगी अगर आप इस प्रेसिडेंट कप से या और दूसरे प्लेयर्स जो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं उनमें से किसी को चांस ना दें, ये बड़ी ज़्यादती है। देखिए हमारे नेबर्स कंट्रीज में वहाँ पे प्लेयर्स जो हैं डोमेस्टिक से निकल कर आते हैं और नेशनल टीम में खेलते हैं, लेकिन हम अगर वही पुराने खिलाड़ियों में, ठीक है शादाब एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, बहुत अच्छे, लेकिन मेरे ख्याल से उनका प्राइम टाइम अब ख़त्म हो चुका है। अब उनकी जगह अगर आप दूसरे प्लेयर्स को मौका दें, सुफियान मिन्हास हैं या उसके अलावा अरफात हैं या फैसल अकरम है, तो ये प्लेयर्स जो हैं वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। लेकिन हमारी टीम मैनेजमेंट हमेशा से खतरात मोल लेने से घबराती है। वो चाहते हैं कि जो बड़े नाम हैं उन्हीं को हम खिलाते रहें। बाबर आजम उसकी एक मिसाल है, रिजवान उसकी एक मिसाल है कि हम फिर उन्हीं की तरफ चले जाते हैं। तो अगर आप शादाब खान को वापस लाते हैं, पहले ये देखना पड़ेगा आप प्लेयर्स किसको हटा रहे हैं, किसकी जगह वो लेकर आ रहे हैं। तो अगर किसी अच्छे प्लेयर की जगह ख़त्म होती है और शादाब उसकी जगह आते हैं, तो हो सकता है शादाब थोड़ा सा आपको फ़ायदा दें, लेकिन एक लंबे ड्यूरेशन में आपको एक अच्छा प्लेयर जो जूनियर लेवल से मिल सकता था वो नहीं मिलेगा। और बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में जो, जैसे शाहजेब है जिसको फाइनल में मैन ऑफ द मैच मिला है कल प्रेसिडेंट कप में, वो बड़ा अच्छा प्लेयर है, उसने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है और 3-4 साल में उसने बड़े काफ़ी ऐसे इनिंग्स खेली हैं जो डिजर्व करता है पाकिस्तानी टीम में आए, लेकिन उसको मौका नहीं मिल सका है। तो अब भी अगर उसको नहीं मौका मिलता है तो फिर उसका टाइम ख़त्म हो जाएगा। आप 25-26 साल के बाद नहीं किसी को डेब्यू करा सकते हैं, सही टाइम जो है 20-21 साल का होता है। तो अगर आप जूनियर प्लेयर्स को मौका नहीं देंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा फिर बड़ा गैप आ जाएगा, जैसे श्रीलंका में हुआ। अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी टीम बनना शुरू हुई है। ये चीज़ जो है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को समझना होगी कि आपको गैप नहीं होने देना है, आपको एक कोऑर्डिनेशन रखना है
बड़े सीनियर प्लेयर्स में और जूनियर प्लेयर्स में। अच्छा, कोऑर्डिनेशन ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हैदर एक बड़ी डेवलपमेंट हम ये भी देख रहे हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा, आई एम श्योर, एक पीआईए की प्राइवेटाइजेशन का जो अमल है और वो बिड आरिफ हबीब जो ग्रुप है उनकी जानिब से उन्होंने जीती, लेकिन अब ये बातें होना शुरू हो गई हैं। पीएसएल की जो टीम है वो भी फिर वो अब कोई बाय करने जा रहे हैं। इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, आरिफ हबीब पाकिस्तान के एक नामवर बिजनेसमैन है और अपने इकोनॉमिक्स के मैदान में तो वो कामयाब हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट को वो कुछ दे सकते हैं, पहले ही उन्होंने कराची में नया नाज़िमाबाद में क्रिकेट ग्राउंड बनाया है, ये अलग बात है कि पीसीबी उसको अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाई। लेकिन आरिफ हबीब साहब और उनके ग्रुप और दूसरे ऐसे लोगों की जो उनका क्रिकेट से दिलचस्पी है, मैं समझता हूँ पीसीबी को उसको इस्तेमाल करना चाहिए और मौका देना चाहिए, बजाय इसके कि हम ऐसे इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान क्रिकेट पीएसएल की फ्रेंचाइज दे दें जिनको क्रिकेट से दिलचस्पी नहीं है। तो वो टीम तो ले लेंगे, आपको टीम खरीद तो लेंगे आपकी, लेकिन क्रिकेट को कोई फायदा नहीं होगा। आरिफ हबीब साहब ने डोमेस्टिक लेवल पे काफी काम किया, जैसे नदीम उमर साहब हैं, वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्रिकेट को बड़ा टाइम दिया, प्लेयर्स दिए, क्लब बनाया, फ्रेंचाइज लीग ली। तो ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ पीसीबी को अप्रिशिएट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, ताकि वो पाकिस्तान क्रिकेट को अपनी सलाहियतों से भी कुछ फायदा दे। एब्सोल्युटली। देखते हैं कि पीएसएल की 2 टीमें जो हैं, प्लस ये कि जो तीसरी टीम जो है मुल्तान सुल्तान, उसका भी क्या बनता है। लेट्स सी। थैंक यू सो मच हैदर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। जनाब, 2 टीमें हैं, उनके हवाले से 1-2 दिन में फ़ैसला साजी भी हो जाएगी, उनके नाम भी सामने आ जाएंगे, किस रीजन से होंगी ये भी चीज़ सामने आ जाएंगी। और अब जो है एज वी आर मूविंग टुवर्ड द एंड ऑफ दिस ईयर, उसके बाद एक बहुत ही जैम पैक्ड किस्म का सीज़न है क्रिकेट का, जिसमें अंडर 19 वर्ल्ड कप है, उसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप है, देन पीएसएल है। सो इट्स बैक टू बैक क्रिकेट। तो चलिए, बैक टू बैक क्रिकेट तो होती रहती है, लेकिन जैम पैक्ड सीज़न सकाफत और ज़बान का भी है, और वो है कराची में 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। शानदार आगाज़ हो गया है। 4 रोज़ का ये अदबी मेला पाकिस्तान और दुनिया भर के अदीबों, शोरा, दानिश्वरों और फनकारों को यकजा कर रहा है। इफ्तिताही तकरीब में तिलावत कुरान पाक, कौमी तराना, कायद-ए-आज़म की सालगिरह के मौके पर खुसूसी तकरीब भी शामिल थी, जबकि सदर आर्ट काउंसिल ने इस्तकबालिया खिताब में उर्दू कॉन्फ्रेंस को एक कहकशा करार दिया है। कहा कि यह अदबी तकरीब पाकिस्तानी अदब, सकाफत और फ़नून के फ़रोग़ में वाज़े किरदार अदा करेगी। तकरीब में नौजवान तलबा अवाम की बड़ी तादाद शरीक है, जिससे ज़ाहिर होता है कि उर्दू अदब आज भी माशरती सकाफती सतह पर नौजवानों को मुतासिर मुतहर्रिक कर रहा है, जो कि खुशाइन है। लेकिन कॉन्फ्रेंस ना सिर्फ माजी के अजीम शोरा अदीबों को खराज अकीदत पेश करने का एक बड़ा ज़रिया है, मौजूदा दौर में उर्दू के फ़रोग़ के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी करार दिया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि इस जश्न पाकिस्तान की, इस उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस की, कि इसमें सिर्फ उर्दू की बात नहीं, बल्कि पाकिस्तान की तमाम तर दीगर ज़बानें, उनके शोरा, उनके अदीब, उनकी किताबें सब पे सके। तो ये शहर कराची उरूसुल बलाद में हो रहा है, और शहरों की दुल्हन उसी वक्त सजती है कि जब सकाफ़त भी अपने उरूज पे हो। खैर, जब हम सकाफ़त की उर्दू की बात कर ही रहे हैं, तो एक और बहुत ही अहम उर्दू अदब का एक बाब, जिनका नाम है परवीन शाकिर, उनकी आज 31वीं बरसी मनाई जा रही है। परवीन शाकिर, जिनको खुशबुओं की शायरा कहा जाता है, वो नाम जिनकी शायरी में नस्वानी एहसास, मोहब्बत, तन्हाई, ख़ुद कलामी एक मुनफरिद अंदाज में जलवागर नज़र आती है। उन्होंने नज़्म और नसर दोनों मैदानों में अपनी अलग पहचान बनाई। उर्दू अखबारात में कॉलम लिखे और अंग्रेज़ी अखबारात के लिए भी मज़ामीन तहरीर किए। अदब के शोबे में गैर मामूली खदमात के एतराफ़ में परवीन शाकिर को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा जा चुका है। परवीन शाकिर सिर्फ 42 बरस की उम्र में 1944 को इस्लामाबाद में एक अलमनाक सड़क हादसे में दुनिया से रुखसत हो गई, जबकि मगर इनकी शायरी आज भी ज़िंदा है, सांस लेती है और दिलों को छूती है। बेशक 1994 वो साल था कि जब परवीन शाकिर को न सिर्फ उन्होंने इस दुनिया को खैरबाद कहा, बल्कि वो अदबी दुनिया को उदास कर गईं। उनकी शायरी की कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। ये आखिरी तस्वीर क्या ही खूबसूरत थी कि जिसमें फराज भी उस महफिल में बराजमान थे और सुन रहे थे वो परवीन शाकिर साहिबा को। परवीन शाकिर जैसी शख्सियात शायरी की दुनिया में बहुत कम जन्म लेती हैं, और अफसोस
अदब से दिलदादा अदब के दिलदादा लोगों का अफसोस ये है कि इतनी बाकमाल शायरा, इतनी खूबसूरत शायरा, इतनी ज़बरदस्त शख्सियत वो सिर्फ़ इतनी कम उम्र उन्होंने पाई, लेकिन जितनी उम्र उन्होंने पाई उसमें वो उतना काम कर गई कि जितना काम लोगों को ताहयात भी वो नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे उनके सबसे मशहूर शेर के साथ। कू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। आपसे मुलाकात होगी अब पीर को। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।